हम लोग कर रहे हैं मॉड्यूल 1 DPC 3 में। सबसे पहला आपका है प्लेंट और सूट के बारे में। प्रोसीजर कोड मतलब सिविल प्रक्रिया के बारे में पूरा प्रावधान बताती है, ठीक है, कि कोई कैसे कोई सूट फाइल होगा, कैसे उसके स्टेप्स होंगे, कैसे इसमें एडजमेंट होगा, कैसे इसमें जजमेंट पास होगा, इसके बारे में, ठीक है। सिविल प्रक्रिया से संबंधित सारी जानकारी आपको CPC के अंदर मिल जाएगी, उसमें सारे प्रोविज़न बताए गए हैं। मैं आपको 15 ऑर्डर के बारे में बताऊंगा और 15 ऑर्डर अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आपका CPC ऑलमोस्ट ख़त्म, क्योंकि पूरा CPC में जो भी प्रोविज़न है वो 15 ऑर्डर में समाहित है, ठीक है। अभी आप अच्छे से ये पूरा वीडियो देखो और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहला ऑर्डर है आपका ऑर्डर 1, ठीक है। इसमें बात करता है पार्टीज टू द सूट। मैं आपको बता दूं कि कोई भी सूट फाइल करने के लिए एक बंदा एग्रीव्ड होना चाहिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में क्रिमिनल केस के बारे में बताया था कि कोई अपराध होना चाहिए तब क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगा, राइट। तो इसमें कोई एक बंदा एग्रीव्ड होना चाहिए तब ये सूट फाइल कर सकता है। जैसे मैं हूँ, मैंने एक रूम भाड़े पे दिया था राजू को। अब राजू मेरा भाड़ा भी नहीं दे रहा है और मेरा रूम भी खाली नहीं कर रहा है, तो मैं तो एग्रीव्ड हो गया ना। एग्रीव्ड मतलब क्या, मेरे मतलब मुझे परेशानी है किसी से, ठीक है, मुझे दुख है, मुझे कुछ चाहिए था जो मेरा अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, तो मैं एग्रीव्ड हो गया, राइट। तो मैं किसके ऊपर केस करूंगा? राजू के ऊपर, जो मेरा रूम भाड़ा भी नहीं दे रहा है, रूम भी खाली नहीं कर रहा है। मैं मार काट तो नहीं कर सकता, मैं आम आदमी हूँ, मुझे कोर्ट पर भरोसा है, तो मैं कोर्ट में जाऊँगा, कोर्ट में सूट फाइल करूँगा। तो जब कोई सिविल नेचर का केस अगर कोर्ट में फाइल करते हैं तो उसको सूट कहा जाता है, ठीक है, सिविल केस में। तो सूट क्या होता है? एग्रीव्ड पर्सन जो अपनी बात कोर्ट में रखता है कि भाई मुझे ये चाहिए या ये रिलीफ चाहिए, जो आपने रिलीफ सॉर्ट किया है, ठीक है, उसको सूट कहा जाता है, आप कोर्ट में जो डालते हो, ठीक है। तो मैं हो गया प्लेंटिफ, क्योंकि मैं एग्रीव्ड पर्सन हूँ। सामने वाला अपनी बात रखेगा, ठीक है, सामने वाले को भी बोलने का अधिकार है ना कि वो मुझे भाड़ा क्यों नहीं दे रहा है या रूम क्यों नहीं खाली कर रहा है। क्या पता वो बोले कि भाई ये रूम मेरा है, सुजीत झूठ बोल रहा है, हो सकता है ना। तो वो कौन हो गया? डिफेंडेंट हो गया। प्लेंटिफ जो अग्रीव्ड है और अग्रीव्ड जिस पे केस किया है वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा डिफेंडेंट। तो एक सूट के अंदर कौन हो गए? दो पार्टी, एक मैं हो गया, एक सामने वाला हो गया। मैं प्लेंटिफ हो गया, सामने वाला डिफेंडेंट हो गया। तो यही बोल रहा है ऑर्डर 1, पार्टीज टू द सूट, मतलब किसी सूट में पार्टी कौन कौन होंगे? तो कौन कौन होगा? प्लेंटिफ होगा और डिफेंडेंट होगा। ऑर्डर 2, फ्रेमिंग ऑफ द सूट। अब मैंने आपको बताया कि मैं प्लेंटिफ हूँ और सामने वाला डिफेंडेंट है, तो मैं तो वकील नहीं हूँ कि मुझे पता होगा कि कोर्ट में कैसे जाया जाएगा, राइट। तो उसके लिए मुझे वकील को हायर करना पड़ेगा। तो वकील को हायर करेंगे ना, तो वकील को हायर करेंगे तो वो हमारा सूट तैयार करेगा, ठीक है। वो लीगल लैंग्वेज जानता है ना। अगर मैं किसी अपने मुंह से जाऊँ कोर्ट में बोलूँ तो वो मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। कोर्ट का एक लैंग्वेज होता है, कोर्ट का एक ड्राफ्ट होता है, वकील को सब पता होता है, उसके हिसाब से वो ड्राफ्ट बना के कोर्ट में डालते हैं। तो हम क्या करेंगे? वकील को हायर करेंगे और सूट को जो है अपना फ्रेम करवाएंगे उससे कि भाई देखो ऐसा ऐसा सीन है हमारा, ये हमारा मैटर है। तो जो मैटर वकील को बताएगा प्लेंटिफ, वो मैटर वो अपना लिख के ड्राफ्ट करेगा, फ्रेम करेगा वो सूट, ठीक है। तीसरा है प्लीडर, एडवोकेट। यहाँ एडवोकेट के बारे में बताया मैंने, बोला आपको कि कोई भी एडवोकेट को आपको हायर करना ही होता है, तभी तो वो आपका सूट लिखेगा ना, ड्राफ्ट करेगा, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ द सूट यही होता है। इसके बाद है प्लीडर। प्लीडर का ऑर्डर 3 में प्लीडर के बारे में बात किया गया है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको अपना सूट फाइल करने के लिए एक वकील हायर करना पड़ता है और सिविल कोर्ट में, सिविल केस में उसको प्लीडर कहा जाता है, ठीक है। ऑर्डर 4, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब आपका सूट फ्रेम कर दिया है किसने? वकील ने, ठीक है। वकील ने आपका सूट फाइल ये कर दिया, फ्रेम कर दिया, ड्राफ्ट कर दिया है। अब इस ड्राफ्ट को क्या करेगा वकील? अपने पास तो नहीं रखेगा ना, कोर्ट में लेके जाएगा। तो कोर्ट में जाके देगा कोर्ट को, तो उसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है। कोर्ट में आपने अपने सूट को इंस्टीट्यूट किया है, दिया है, ठीक है। तो आपके एडवोकेट, आपके जो प्लीडर हैं, आपके सूट ड्राफ्ट करके फ्रेम करके वो जो प्लीडर है आपका, वो कोर्ट में सूट आपका इंस्टीट्यूट करता है, ठीक है, जमा करता है। इसके बाद है ऑर्डर 5, इश्यू एंड सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। अब आपने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में, अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट आपका सूट देखेगा और सामने वाला जो पार्टी होगा उसको समन करेगा, ठीक है, कि भाई तुम्हारे राजू, तुम्हारे खिलाफ सुजीत ने हमारे यहाँ एक सूट फाइल किया है, तुम अपनी बात रखने के लिए आओ।
इसको बोला जाता है समन करना, ठीक है, कि भाई तुम अपनी बात रखने के लिए आओगे ना। अगर वो नहीं आता है तब तो मेरे पक्ष में फैसला आ जाएगा, एक्स पार्टे बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा, आपको पूरा प्रोसीडिंग समझाऊंगा अभी, ठीक है। अगर वो नहीं आता है तो, लेकिन उसको आना चाहिए। कोर्ट समन भेजता है तो बंदे को आना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने सूट फाइल किया अपने एडवोकेट के थ्रू। सामने वाले को कोर्ट क्या करेगा, समन करेगा कि भाई आ जाओ आप हवेली पे, कोर्ट पे आ जाओ, ठीक है। इसके बाद है ऑर्डर 6, प्लीडिंग, प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। तो मैंने अपना प्लेंट फाइल किया था, सूट फाइल किया था, राइट। सूट को ही प्लेंट भी कहा जाता है। मैंने अपना सूट फाइल किया था, उसमें हमारा प्लेंट था कि भाई हमारा क्या, मुझे क्या रिलीफ चाहिए। आपने जो रिलीफ शॉर्ट किया है कोर्ट से, आपने जो आपका जो क्लेम है, आप जो कोर्ट से रिलीफ चाहते हो, उसको जो आपने लिख के दिया है वो होता है प्लेंट, ठीक है। उसी को सूट कहा जाता है। तो आपने प्लेंट फाइल किया कोर्ट में, ठीक है। अब सामने वाले को समन भेजा है तो सामने वाला भी अपना जवाब देगा ना। तो सामने वाला जब अपना जवाब देगा तो उसको बोला जाता है रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने प्लेंट दे दिया, कोर्ट ने उसको समन भेजा। अब कोर्ट से समन मिलने के बाद सामने वाला पार्टी आएगा कोर्ट में, वो अपनी बात रखेगा, तो वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट देगा कि भाई मुझे क्या बोलना है, ठीक है। तो प्लीडिंग का मतलब होता है कि प्लेंटिफ अपनी बात रखे और डिफेंडेंट अपनी बात रखें। तो प्लेंटिफ अपनी बात किस जरिए रखेगा, प्लेंट के जरिए, उसी में लिखा रहेगा ना कि उसको क्या प्रॉब्लम है। और रिटर्न स्टेटमेंट सामने वाला फाइल करेगा, तभी तो वो बताएगा ना कि उसको क्या प्रॉब्लम है, राइट। उसको भी तो कुछ होगा, उसका भी तो कुछ कहना होगा कि मैं सुजीत को पैसा क्यों नहीं दे रहा हूँ, या वो रूम सुजीत का नहीं है, ये देखो मेरे पास जमीन का कागज भी है, राइट। तो वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 7, इसमें प्लेंट के बारे में बताया गया। तो मैंने प्लेंट तो आपको पहले ही बता दिया कि भाई प्लेंट होता है आपका जो ग्रीवियंस है, आपका जो दुख है, आपका जो क्लेम है, वो जो आप कोर्ट में लिख के देते हो, उसको प्लेंट कहा जाता है। तो ऑर्डर 7 में प्लेंट के बारे में अच्छे से बताया गया। इसके बाद है ऑर्डर 8, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट कौन देगा, डिफेंडेंट देगा अपनी बात रखने के लिए। तो रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से बताया गया है ऑर्डर 8 में, ठीक है। ऑर्डर 9, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। मान के चलो सामने वाले पार्टी को कोर्ट ने समन भेजा था, राइट। अब सामने वाला पार्टी नहीं आया तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट बोलेगा भाई एक बार और समन भेजो, नहीं आता है तो मैं तुम्हारे पक्ष में फैसला दे दूंगा। मुझे लग जाएगा ना सामने वाला नहीं आ रहा है मतलब वो गलत है, तो गलत है तो कोर्ट एक्स पार्टी दे देगा। एक तरफ का सुन के अगर कोर्ट फैसला देता है तो उसको बोला जाता है एक्स पार्टे, ठीक है। तो अगर सामने वाला नहीं आता है तो कोर्ट एक्स पार्टे दे देगा, अगर सामने वाला आता है तो मैटर आगे प्रोसीड होगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है ऑर्डर 9, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। मान के चलो प्लेंटिफ पहली तारीख पे तो प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट दिया, दूसरे तारीख पर सामने वाले को समन गया, वो आएगा, ठीक है, डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो क्या होगा, कोर्ट एक्स पार्टे दे देगा कि भाई वो गलत है, मतलब इसका सामने वाला नहीं आ रहा है तो गलत है, इसका मतलब है सुजीत सही है, सुजीत का रूम है, तो कोर्ट फैसला दे देगा कि सुजीत को वो रूम खाली करा के दिया जाए, ठीक है। ऐसा अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो, और मैंने प्लेंट फाइल कर दिया, ठीक है, और तारीख चल रहा है, अब मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं प्लेंटिफ हूँ लेकिन मैं ही नहीं आ रहा हूँ, तो क्या होगा, तब केस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैश हो जाएगा। क्योंकि मुझे रिलीफ चाहिए था और मैं ही नहीं आ रहा हूँ, तो कोर्ट क्या समझेगा कि भाई अब इसको कोई मतलब इस केस में इंटरेस्ट नहीं है, इसको कुछ चाहिए नहीं, जाने दो, केस खत्म करो। तो कोर्ट केस खत्म कर देगा वहीं पे, ठीक है। तो अपीयर होगा, अगर मैं अपीयर होता हूँ तो ठीक है, सामने वाला अपीयर होता है तो ठीक है, दोनों का मामला चल रहा है, केस आगे बढ़ता जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो मुझे एक्स पार्टे दे दिया जाएगा, अगर मैं नहीं आता हूँ तो केस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैं ही जब नहीं आगे आ रहा हूँ, मुझे ही रिलीफ चाहिए था, मैं ही नहीं जाऊँगा, तो कोर्ट क्या समझेगा कि भाई इसको केस नहीं चलाना है, ख़त्म कर दो, राइट। तो यही है ऑर्डर 9, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, मतलब अपीयर हुआ तो क्या होगा और नहीं अपीयर होता है तो क्या होगा, इसके बारे में। अपीयर ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। अगर अपीयर होता है तो ठीक है, और नहीं अपीयरेंस होता है उसका तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, तो मैंने आपको बताया, सामने वाला नहीं आएगा तो एक्स पार्टे मिलेगा, अगर मैं नहीं आ रहा हूँ तो कैंसिल हो जाएगा केस, सूट खत्म वहीं पे, ठीक है। अगला है ऑर्डर 10, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट। अब दोनों पार्टी आ गया है, सामने वाले को समन भेजा था, वो भी ईमानदार था, वो भी आ गया कोर्ट में, ठीक है। दोनों पार्टी को कोर्ट क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। हाँ भाई सुजीत तुम अपनी बात रखो, तुम अपना डॉक्यूमेंट दो,
हाँ भाई राजू, तुम अपनी बात रखो, तुम्हारा डॉक्यूमेंट दो, राइट। तो कोर्ट एग्जामिन करेगा कि सुजीत कहाँ तक सही है और राजू कहाँ तक सच बोल रहा है, राइट। तो उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज। इसके बाद है सेक्शन ऑर्डर 11। इसमें बताया गया है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। तो मतलब जैसे मान के चलो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो कोर्ट बोलेगा कि भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम सही हो या वो सही है, उससे डॉक्यूमेंट मंगाएगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो किसी और के पास है, थर्ड पर्सन के पास, तो कोर्ट उसको बोलेगा कि भाई वो प्रोड्यूस करो, ठीक है, वहाँ से उससे मंगाओ वो डॉक्यूमेंट, डिस्कवर करो वहाँ से, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डिस्कवरी यानी इंस्पेक्शन। कोर्ट डॉक्यूमेंट मंगाएगा और फिर इंस्पेक्शन करेगा कि वो सही है या गलत है। दोनों पार्टी है तो दोनों पार्टी से, अगर तीसरा पार्टी है किसी के पास तो वहाँ से, लेकिन कोर्ट मंगा के उसको इंस्पेक्ट करेगा। इसके बाद है ऑर्डर 12। ऑर्डर 12 में बताया गया है एडमिशन के बारे में, ठीक है। एडमिशन का मतलब होता है दोनों पार्टी अपनी अपनी बात को एडमिट करे, ठीक है। कोर्ट बोलेगा कि भाई तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट था, ठीक है, सही है, वो बोलेगा हाँ सर सही है हमारा, और मैं एडमिट करता हूँ कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है। अब कोर्ट उसको क्या करेगा, कोर्ट के ऊपर है कि वो डॉक्यूमेंट एडमिट करे या नहीं करे। मैंने तो बोल दिया कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है और ये ओरिजिनल है। अब कोर्ट को लगेगा गलत है तो वो एडमिशन नहीं लेगा, एडमिट नहीं करेगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये गलत है तो वो कोर्ट उसको वापस कर देगा, ठीक है, कि नहीं ये गलत है, ये तुम नहीं दे सकते। तो एडमिशन होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। कोर्ट को एडमिट करना है आपकी कोई भी बात जो आपने एडमिट करा हो तो एडमिट करेंगे, नहीं करना हो तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एडमिशन। अगला है ऑर्डर 13 प्रोडक्शन एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। कोर्ट ने आप दोनों से डॉक्यूमेंट बनाया, मंगाया, कोर्ट ने देखा, कुछ कोर्ट को लगा कि एडमिट करना है तो एडमिशन ले लिया। किसी चीज़ का अगर कोर्ट को लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यही है प्रोडक्शन एंड रिटर्न। अगर कुछ और ज़रूरत है तो बोलेगा प्रोड्यूस करो, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करो। किसी थर्ड पार्टी के पास है तो भी प्रोड्यूस करो। तो प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं उसको कि भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट ये है, ये लेके आओ, प्रोड्यूस करो। कुछ अगर कोर्ट को लगता है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है या ये नहीं चाहिए था तो रिटर्न कर देगा कि भाई ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऑर्डर 13। ऑर्डर 14 फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, ठीक है। अब आपके पास कोर्ट के पास सब कुछ आपने दे दिया है, आपका डॉक्यूमेंट दे दिया, आपके पास जो भी कागजात थे वो दे दिए, ठीक है। अब कोर्ट इशू फ्रेम करेगा, ठीक है। इशू फ्रेम करेगा कैसे, कि भाई देखेगा दोनों पार्टी का कि किसका क्या सही बात है, किसका क्या गलत है, ठीक है। आपने जो डॉक्यूमेंट दिए तो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप बोल रहे हो कि सर वो ज़मीन मेरा है, तो इशू क्या हुआ, वो ज़मीन, ठीक है। सामने वाला बोलेगा कि नहीं ये ज़मीन मेरा है। तो दोनों में कोर्ट बैलेंस बनाएगा कि भाई दोनों में किसका मतलब इशू ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, किसके फेवर में ये जा रहा है। तो इशू फ्रेम करेगा कोर्ट, ठीक है, कि कहाँ से मसला शुरू हुआ है, क्या है जड़। फ्रेमिंग ऑफ इशूज मतलब इशू फ्रेम करेगा कि ये साला क्या है मसला, कहाँ से शुरू हो रहा है ये विवाद। ये जमीन है तो ये पहले किसके नाम से था, अभी किसके नाम से है, ठीक है। कौन हाँ बोल रहा है, कौन एग्री कर रहा है, कौन डिसएग्री कर रहा है, फ्रेम करेगा इशू को, ठीक है। सेक्शन ऑर्डर 15 डिस्पोजल ऑफ द सूट एट फर्स्ट हियरिंग। अगर कोर्ट को लगता है कि यार ये एक तरफा केस, ये पूरा डॉक्यूमेंट तो सुजीत के पास है, ठीक है, ये राजू जानबूझ के इसको उलझाने के लिए अपना दावा ठोक रहा है कि नहीं ये मेरा है, जबकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो कोर्ट को अगर पहले ही हियरिंग में पहला ही मैटर में लगता है, ठीक है, प्राइमा फेसी कि नहीं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट तो सुजीत का है ओरिजिनल, इसके पास तो सब डुप्लीकेट है, तो मतलब वो जाली काम किया है, राइट। तो ये पूरा का पूरा फैसला सुजीत के तरफ जा रहा है, तो कोर्ट पहले हियरिंग में ही सुजीत को दे देगा, ठीक है, फैसला कर देगा कि नहीं ये अभी तक जो भी डॉक्यूमेंट मिला है सारा का सारा ओरिजिनल सुजीत के पास है। इसका मतलब है कि सुजीत का जमीन है वो, सुजीत का रूम है वो। तो कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में ही सूट को डिस्पोज कर देगा, ठीक है, कि ये सुजीत का है, जाओ फैसला खत्म। कोर्ट फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेगा कि भाई उसका भी सुनो। जब कोर्ट को लग जाएगा कि भाई सारा का सारा सबूत तो उसके पास, सुजीत के पास है, उसके पास जो दिया वो तो पूरा डुप्लीकेट है, तो कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में ही मैटर को डिस्पोज कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है, कि सुजीत का है, सुजीत को दो, खत्म करो। अगला 16 ऑर्डर 16 समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। कोई विटनेस है मेरा, ठीक है, जो जिसने मुझे ये घर खरीदते देखा था लेकिन वो अभी नहीं है, तो मैं कैसे उसको बुलाऊं। तो मैं कोर्ट में बोलूँगा कि सर एक फला आदमी है रमेश, वो मेरा घर में जब ये ज़मीन ले रहा था तो वो था, वो विटनेस था, सेल एग्रीमेंट पे उसका नाम भी है, तो मुझे उसको बुलाना है। तो अगर कोर्ट वो विटनेस वहाँ नहीं होगा, कहीं और होगा किसी और शहर में, तो कोर्ट से उसको समन भिजवाया जाएगा कि उसको बुलाओ,
ठीक है। या तो सामने वाले को अगर लगेगा कि उसको भी कोई विटनेस बुलाना है तो वो भी बुला सकता है। तो यही है ऑर्डर 16, समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। उसको बुलाया जाएगा, उसका अटेंडेंस लिया जाएगा, फिर उसकी बात लिया जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये है ऑर्डर 16। इसके बाद है ऑर्डर 17। मान के चलो वो विटनेस यहाँ पे नहीं है, वो 2 दिन बाद आएगा कहीं से, तो कोर्ट को बोला जाएगा सर आप अर्जेंट कर दो हमारा मैटर, ठीक है। 2 दिन बाद रखो, 4 दिन बाद रखो, हमारा जो विटनेस था वो नहीं आ रहा है, तो वो नहीं रहेगा तो कैसे आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे। मेरा विटनेस तो जरूरी है ना, गवाही तो जरूरी है ना विटनेस का, राइट। तो विटनेस जरूरी है, और वो नहीं है उस दिन, तो एडजर्नमेंट आप ले सकते हो। याद रखना सिविल कोर्ट में सिविल प्रोसीजर के तहत 3 बार आप एडजर्नमेंट ले सकते हो कोर्ट के थ्रू, ठीक है। कि भाई आज मैं बीमार हूँ, नहीं आ सकता हूँ, या मेरा विटनेस नहीं आ रहा है तो नहीं आ सकता हूँ। किसी भी तरीके से आप 3 बार कोर्ट में स्थगन करा सकते हो, एडजर्नमेंट करा सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट डेट के लिए। तो आपका विटनेस नहीं आया तो आप कोर्ट को बोलो सर मैटर अर्जेंट कर दीजिए, मेरा जो गवाह है वो 3 दिन बाद आएगा, तो फिर मैटर रखते हैं, तो कोर्ट रख देगा 3 दिन बाद, ठीक है। इसके बाद अगला है ऑर्डर 18, हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, ठीक है। कोर्ट जो है आपका दोनों पार्टी का सब सुन लिया था, इसके बाद आपने विटनेस बुलाया था, तो विटनेस का भी कोर्ट एग्जामिन करेगा। वो पूछेंगे कोर्ट वकील से कि तुमने देखा था क्या, गवाह से कि तुमने देखा था क्या ये सेल एग्रीमेंट बनाया था, ये तुम्हारे सामने खरीदा था क्या ज़मीन, तुम थे क्या वहाँ पे, आँख से देखे क्या खरीदते। तो कोर्ट उस विटनेस को एग्जामिन करेंगे, उसके बारे में दिया हुआ है ऑर्डर 18 में। ऑर्डर 19, एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है कि भाई आप कुछ भी कोर्ट में बोल रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए एक पेपर पे लिख के दे रहे हो, स्वर्ण पत्र बोलते हैं उसको, कि आप शपथ पत्र, ठीक है, कि भाई आपने अभी तक जो भी कोर्ट में आपने दिया है, चाहे वो गवाही दिया हो किसी विटनेस के थ्रू, या आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है, या आपने कोई भी कागज पत्र दिया, जो भी आपने दिया है, आप लास्ट में बोलते हो कोर्ट को कि सर अभी तक मैंने जो भी कोर्ट में दिया है वो मेरे हिसाब से एकदम सही है, ठीक है, एकदम ट्रू है। अगर बाद में कुछ ऐसा गड़बड़ पाया जाता है, गलत पाया जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं रहूँगा। तो इसको बोला जाता है शपथ पत्र, इंग्लिश में एफिडेविट बोलते हैं इसको। तो आपको सब कुछ होने के बाद आपको एफिडेविट कोर्ट बोलता है कि आप फाइल करो, तब तो वो जजमेंट देंगे ना। कोर्ट को बाद में पता चलेगा कि ये जो भी डॉक्यूमेंट दिया था सब नकली था, फर्ज था, तब तो इससे पहले कोर्ट बोलता है कि तुम एफिडेविट दे दो, तो मैं संतुष्ट हो जाऊं कि तुमने जो भी दिया है वो एकदम सही था, ठीक है। तो इसी के बारे में ऑर्डर 19 बात करता है कि आपका सब कुछ हो जाए, विटनेस की गवाही हो जाए, आपने पेपर सारे दे दिए हैं, उसके बाद आप एक एफिडेविट लगाओ कि आपने जो भी अभी तक दिया है एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। अगला है ऑर्डर 20, जजमेंट एंड डिक्री। हो गया फाइनल, आपने कोर्ट में विटनेस दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया, आपने जो भी आपके एविडेंस थे सारे दे दिए, तो अब कोर्ट क्या करेगा, आपका एफिडेविट लेने के बाद जजमेंट और डिक्री पास करेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि जजमेंट क्या होता है और डिक्री क्या होता है। जजमेंट होता है ऑर्डर पास होने से पहले का पॉइंट, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने ऑर्डर तैयार कर लिया है, ठीक है, मैंने देखा कि यार पूरा डॉक्यूमेंट सुजीत के पास है, सब कुछ देख लिया है मैंने, ठीक है, विटनेस भी देख लिया, सबका गवाही भी ले लिया, तो अब मैं पहले जजमेंट पास करूंगा कि ये फैसला किसके पक्ष में जाएगा, ठीक है, किसके पक्ष में जाएगा। तो मैं बोलूँगा ये फैसला, मैं जो इस केस में सुजीत के पास पूरा टाइटल है, मैं सुजीत को ये केस का जो है, इस मैटर का जो है फैसला सुजीत के पक्ष में जाता है। या आप बोल दोगे कि इस केस में जो विनर है, इस केस में जो जिस पार्टी के पक्ष में ये फैसला जा रहा है वो है सुजीत, ठीक है, आपने और जजमेंट में बोल दिया। लेकिन आपने जजमेंट में ये बोला कि सुजीत के पक्ष में जाता है, तो ये तो सिर्फ आपने बताया, ठीक है, कि ये इस केस में जो विनर है वो सुजीत है, ठीक है, और सामने वाला जो है वो हार गया। लेकिन आपने सुजीत के पक्ष में क्यों दिया, वो पूरा डिटेल ऑर्डर जब आता है तो उसको बोला जाता है डिक्री, ठीक है। एक बात आपको बता दूं, सिविल प्रोसीजर कोड में 3 बातें होती है। पहला होता है ऑर्डर, दूसरा होता है जजमेंट, तीसरा होता है डिक्री। ऑर्डर होता है कोई फॉर्मल ऑर्डर, जैसे मान कर चलो कोर्ट में मैंने बोला कि सर ये ज़मीन पर राजू ने कब्जा किया है, काइंडली वो मेरा ज़मीन कम से कम अभी दिला दिया जाए, ठीक है। या कोई आप ऐसा ऑर्डर पास करो कि वो रूम में ना रहे, कहीं और जाए, रूम खाली कर दे कम से कम, ठीक है, और कोर्ट आपके बात से सहमत है तो कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा कि राजू को बोलो कि वो रूम जो है वैकेंट कर दे, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर, फॉर्मल ऑर्डर। इसके बाद है जजमेंट। जजमेंट का मैंने बताया आपको कि ये
पूरा मैटर देखने के बाद कोर्ट को लगता है कि ये फैसला सुजीत के हक में जाता है, तो कोर्ट बोलेगा कि ये जो है मैटर, पर्टिकुलर मैटर सुजीत के पक्ष में गया है और सुजीत इसमें जजमेंट होल्डर है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन पूरा विस्तार से जब आप बताते हो कि क्यों सुजीत के पक्ष में जाया गया, क्या क्या आपको उसके पक्ष में डॉक्यूमेंट दिखा, कौन कौन विटनेस आपको क्रेडिबल लगे, राइट, तो ये सब जब डिटेल्ड ऑर्डर आता है तो इसको बोला जाता है डिक्री। जजमेंट मतलब सिर्फ हाँ या ना, किसने जीता किसने हारा, राइट। और डिक्री का मतलब होता है फुल रीजन्ड ऑर्डर को बोलते हैं उसको। ठीक है, कि भाई उसने जजमेंट में जो बंदे को मिला उसको क्यों मिला, कैसे मिला, क्या क्या तर्क लगाए थे कोर्ट ने, तो वो पूरा जब डिटेल ऑर्डर आता है, डिटेल जजमेंट आता है, तो उसको बोला जाता है डिक्री। और डिक्री को ही जब समरी वे में हम पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है जजमेंट। ठीक है, तो कोर्ट ने डिग्री पास कर दिया, आप हो गया, आपका मैटर खत्म। इसके बाद जो है अगर आपको अपील में जाना है तो अपील में जाओ, अगर आपको नहीं जाना है, सेटिस्फाई हो तो ठीक है, दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी अपील में जा सकता है। आपने ऑर्डर 1 से ऑर्डर 20 तक समझ लिया, सिविल प्रोसीजर ऐसे ही काम करता है। ठीक है, और मैंने आपको सारी चीज़ें बता भी दी कि क्या होता है। अब इसमें जो कोर्ट में सूट फाइल होता है उसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, कई बार आपको ये भी बनाने के लिए बोलता है, तो आपको पता होगा कि केस का ऊपर टाइटल होता है, ठीक है, कोर्ट का नाम होता है और आपका सूट नंबर होता है कि आप किस तारीख को वो फाइल कर रहे हो। ठीक है, फिर नीचे रहता है प्लेंटिफ का नाम, उसका पूरा एड्रेस, वर्सेस डिफेंडेंट, फिर उसका पूरा नाम, पूरा एड्रेस। ठीक है, फिर आप किस चीज़ के लिए ये सूट फाइल कर रहे हो वो आपका सब्जेक्ट उसके ऊपर नीचे लिखा रहता है, और फिर आपका शुरू करते हो पूरा डिटेल। ठीक है, द प्लेंटिफ रेस्पेक्टफुली सबमिट एज फॉलो फला 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 फला। ठीक है, फिर आप लिखते हो कि आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या था, जुरिस्डिक्शन कोर्ट का क्या है, ठीक है, रिलीफ आप क्या क्लेम करना चाहते हो, फिर आपका एक वेरिफिकेशन एप्लीकेशन लगता है, फिर आपका एफिडेविट लगता है कि आपने जो भी कहा है इसके अंदर प्लेंट के अंदर वो सब कुछ आपके नज़र में सही है। ठीक है, तो इसको एफिडेविट भी बोलते हैं, एफिडेविट इन वेरिफिकेशन या एफिडेविट इन सूट। ठीक है, इसके बाद जो है आपका चैम्बर समन और नोटिस ऑफ मोशन, ये दो कॉन्सेप्ट भी बहुत बार आता है सिविल केसेस में। ठीक है, अब ये नोटिस ऑफ मोशन जो है, जब आपने देखा होगा क्रिमिनल केसेस, तो क्रिमिनल केस में क्या होता है कि आपके साथ कोई घटना हुआ है। ठीक है, तो आप थाने में जाते हो एफआईआर दर्ज कराने के लिए। ठीक है, तो जब आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हो तो पुलिस आपका एफआईआर जो है लिख देता है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको लगता है कि आरोपी अपराधी है, तो उसको अरेस्ट किया जाता है, फिर कोर्ट में लेके जाया जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब आपका कंप्लेंट पुलिस नहीं लेता है तो आप कोर्ट से एफआईआर करवाते हो। ठीक है, 156(3) में, तो जब कोर्ट से एफआईआर कराते हो तो कोर्ट सामने वाले को समन भेजता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ जो है यहाँ पे केस फाइल हुआ है, आ जाओ। ठीक है, तो जब क्रिमिनल केस में सामने वाले को इत्तला करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे केस हुआ है, आ जाओ, सेम जब हम सिविल केस फाइल करते हैं तो सामने वाले को नोटिस ऑफ मोशन भेजा जाता है। ठीक है, कि भाई तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे सूट फाइल हुआ है, तुम आ जाओ। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। दूसरा आता है आपका चैम्बर समन। ठीक है, चैम्बर समन क्या होता है, तो चैम्बर समन जैसे आप कोई केस फाइल करते हो, ठीक है, क्रिमिनल केस में, तो आपको कोई इंटरिम रिलीफ चाहिए होता है प्राइमा फेसी कि सर आप मेरा केस जो है सुनते रहना, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जब फैसला दोगे तब चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई एक राहत दे दो। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप कोई सिविल केस करते हैं तो उसमें आप जो है चैम्बर समन कोर्ट में फाइल करते हैं और आप बोलते हैं कि ये मामला तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे एक शॉर्ट मतलब रिलीफ चाहिए। ठीक है, ताकि ये जो मामला जब तक चले तब तक चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये जो मामला है इसमें इंटरिम जो रिलीफ है वो चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट अगर आपके चैम्बर समन को एक्सेप्ट करता है तब तो ठीक है, अगर रिजेक्ट करता है तो फिर आपको वो इंटरिम रिलीफ नहीं मिलने वाला है। यही है आपका चैम्बर समन। इसके बाद है आपका मॉड्यूल 2, इसमें क्रिमिनल कंप्लेंट के बारे में बताया गया है। क्रिमिनल कंप्लेंट क्या होता है, जब कहीं पे अपराध होता है तो आप पुलिस थाने में जाके उसका रिपोर्ट कराते हो। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस आपका कंप्लेंट नहीं लेता है। ठीक है, तो आप प्राइवेट कंप्लेंट करते हो कोर्ट में। ठीक है, मतलब उसको 156(3) का कंप्लेंट बोलते हैं। तो जब कोई अपराध का संज्ञान पुलिस नहीं लेता है तो आपको प्राइवेट कंप्लेंट करने का अधिकार है सीधा मजिस्ट्रेट के पास।
ठीक है। पब्लिक कंप्लेंट का मतलब कोई भी जाके कंप्लेंट कर सकता है। प्राइवेट कंप्लेंट का मतलब है जब आपका एफआईआर या कंप्लेंट पुलिस नहीं लेता है तब आप कोर्ट को अप्रोच करते हो और सीधे कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हो कि मेरा एफआईआर दर्ज किया जाए। ठीक है। क्रिमिनल कंप्लेंट समझने से पहले आपको क्रिमिनल केसेस या ऑफेंस कितने टाइप का होता है इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं ऑफेंस कितने टाइप के होते हैं और उसके बाद हम उसके प्रोसीजर देखेंगे। ऑफेंस होता क्या है? कोई भी एक्ट या ओमिशन अगर कोई बंदा करता है और वो लॉ के द्वारा पनिशेबल है तो ये माना जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है। ठीक है। अब ये एक्ट क्या होता है, ओमिशन क्या होता है? एक्ट का मतलब है कि कोई भी ऐसा कृत्य जो आपको नहीं करना चाहिए था आपने वो किया तो ये अपराध माना जाएगा। ओमिशन का मतलब होता है जो आपको करना चाहिए था लॉ के हिसाब से आपने वो नहीं किया तो ये भी अपराध के श्रेणी में आता है। जैसे मान के चलिए आपको किसी को मारना नहीं चाहिए था लेकिन आपने मार दिया तो ये अपराध हो गया, ये एक्ट हो गया कोई। ठीक है। अब आप एक डॉक्टर हैं, आपको किसी मरीज को दवा देना था, ठीक है, समय पे आपने दवा नहीं दिया तो आपको जो करना चाहिए था वो नहीं किया आपने। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बंदा मर गया तो ये क्या है, ये अपराध होगा। ठीक है। तो जब कोई बंदा जिसको लॉ ने कुछ करने के लिए बोला है वो नहीं करता है तो उसको बोला जाता है ओमिशन। ठीक है। तो वो भी अपराध के श्रेणी में आता है। अपराध का मतलब ऑफेंस 6 तरीके का है। सबसे पहला होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसका मतलब होता है संज्ञेय अपराध। ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को बिना वारंट के किसी को अरेस्ट करने का अधिकार होता है वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। ऐसे अपराध जो हीनियस हो नेचर में, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, एसिड अटैक हो गया, डकैती हो गया, रॉबरी हो गया, ये सारे बड़े अपराध जो होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। ऐसे अपराध जिसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी के ऊपर होता है। ठीक है। दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका मतलब होता है असंज्ञेय अपराध। ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है किसी को भी। अगर पुलिस को किसी को अरेस्ट करना है तो वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा, वारंट लेगा, तब किसी को अरेस्ट कर सकता है। ऐसे मामले छोटे मामले होते हैं जैसे चोरी हो गया, ट्रेसपास हो गया, या किसी ने पर्स मार लिया, या किसी ने किसी को डिफेमेशन कर दिया। ठीक है। तो ये छोटे मोटे जो लफड़े होते हैं मारा पीटी का, ये सारे जो अपराध होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं और ऐसे अपराध में पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। इसका इम्पैक्ट जो होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर होता है, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर नहीं पड़ता है। तीसरा है आपका बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है जमानतीय अपराध। जमानतीय अपराध का मतलब होता है कोई भी ऐसा अपराध आपने किया है जिसमें आपको जमानत मिलना आपका अधिकार होता है। ठीक है, राइट है आपका बेल लेना। छोटे मोटे मामले होते हैं ऐसे मामले, जैसे मान के चलो थेफ्ट हो गया, आपने किसी का पर्स मार लिया, ठीक है, उसमें अमाउंट कम होना चाहिए, आपने किसी को चमाट मार दिया, या आपने किसी के घर में एंट्रेंस में घुस गए, उसके ट्रेसपास कर दिया। ठीक है। या ऐसे कोई भी मामले जो छोटे मोटे होते हैं और किसी इंडिविजुअल को उससे इफेक्ट होता है तो ऐसे अपराध होते हैं वो जमानती अपराध होते हैं। ऐसे अपराध में पुलिस भी आपको बेल दे सकती है। ठीक है। तो ऐसे अपराध बेलेबल ऑफेंस में होते हैं। अगला है आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है गैर जमानती अपराध। गैर जमानती अपराध का मतलब ऐसा अपराध जिसमें पुलिस आपको बेल नहीं दे सकती है, आपको कोर्ट से ही बेल मिलेगा और कोर्ट से भी ये कोर्ट के ऊपर है कि आपको बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलना आपका अधिकार बिल्कुल नहीं होता, ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है। ये हीनियस मामले होते हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, एसिड अटैक हो गया, ये सारे जो मामले होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं। पांचवा है आपका कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब होता है समझौता योग्य अपराध। समझौता योग्य अपराध का मतलब कोई ऐसा अपराध है छोटा मोटा जिसमें आप और अपोजिट पार्टी जो होता है वो दोनों मिल के चाहे तो केस ख़त्म कर सकता है, तो उसको बोला जाता है कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो ये भी छोटे मोटे मामले में ही होता है। चोरी किया आपने, ट्रेसपास किया, किसी का पर्स मार लिया, या किसी को डिफेम कर दिया, डिफेमेशन किया। ठीक है। तो ऐसे अपराध जो होते हैं छोटे मोटे उसमें आप दोनों समझौता करके ख़त्म कर सकते हो, तो वो होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस।
छठा है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब होता है गैर समझौता योग्य अपराध। ऐसे अपराध में आप समझौता बिल्कुल नहीं कर सकते। यह अपराध थोड़े हीनियस क्राइम होते हैं। इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ता है, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, एसिड अटैक हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया। ऐसे मामले में आप जो है समझौता करके अपना केस ख़त्म नहीं कर सकते। ये डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट है। अगर कोर्ट को लगेगा तो आप दोनों को बोलेगा कि समझौता करके ख़त्म कर लो, अन्यथा आप समझौता करके केस को ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये 6 तरीके के अपराध के बारे में हमारे भारतीय कानून में समझाया गया है। अब कोई अपराध कॉग्निजेबल है, बड़ा अपराध है, या नॉन कॉग्निजेबल है, छोटा अपराध है, ये इसकी सूचना पुलिस को पहले दी जाती है। जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल देता हूँ। राजू रोड से जा रहा था, उसका किसी ने मर्डर कर दिया। तो जो तीसरा आदमी है श्याम, उसने देखा कि राजू का किसी ने मर्डर कर दिया। अब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस में शिकायत दर्ज किया, ठीक है, कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, राजू का मर्डर हुआ है। मारने वाला कौन था मुझे नहीं मालूम। इन्फॉर्मेंट का मतलब होता है जो किसी अपराध के होने की सूचना पुलिस वाले को देता है, ठीक है। इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, जिसके साथ अपराध हुआ है वो भी हो सकता है, जिसने अपराध देखा है वो भी हो सकता है। पुलिस वाला खुद भी इन्फॉर्मेंट हो सकता है। अगर पुलिस वाला कहीं जा रहा है पेट्रोलिंग पे, उसके सामने कोई अपराध हुआ तो वो खुद भी एफआईआर लिख सकता है और उसमें इन्फॉर्मेंट में अपना नाम लिख सकता है, ठीक है। तो पुलिस वाले को सूचना मिली। अब पुलिस वाले को सूचना जो मिली, अगर सामने वाला जो इन्फॉर्मेंट है, अगर वो लिख के दे सकता है तो लिख के देगा, अगर बोल के दे सकता है तो बोल के देगा। अगर बोल के देता है, जिसको ओरल कहा जाता है, अगर ओरली दे रहा है तो ये पुलिस वाले की ड्यूटी है कि उसके एफआईआर को लिखे और उसको बताए कि तुमने क्या क्या बताया है, देखो मैंने वो लिखा है, और उसका सिग्नेचर लेगा। इसको बोला जाएगा एफआईआर। लेकिन एफआईआर कब लिखा जाएगा? जब इन्फॉर्मेंट के दिए गए सूचना से ये प्रतीत हो कि यह अपराध किसी बड़े अपराध की सूचना है। मैंने आपको बताया था कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है बड़े अपराध जिसमें पुलिस को बिना वारंट अरेस्ट करने का अधिकार है। तो बड़ा अपराध का मतलब मर्डर, रेप, ऐसा, ठीक है। तो अभी जो श्याम सूचना देने आया है वो मर्डर का सूचना देने आया है। तो मर्डर बड़ा अपराध होता है। तो पुलिस जब इन्फॉर्मेंट का बात सुनेगा, श्याम का बात सुनेगा कि भाई क्या हुआ था बता, तो वो बताएगा कि यहाँ पे मर्डर हुआ। तो पुलिस को लगेगा कि यहाँ मर्डर हुआ है तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो फिर वहाँ पे पुलिस एफआईआर लिखती है और सामने वाले को बताता है कि भाई देखो तुमने ये बताया, बराबर है, सिग्नेचर करेगा। जैसे ही पुलिस को एफआईआर पुलिस लिखती है, पुलिस के पास पावर आ जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, ठीक है। यहाँ पे एक और बात बता दूं, अगर पुलिस को सामने वाले के सूचना के आधार पर लगता है कि ये अपराध कोई बड़ा अपराध नहीं है, छोटा मोटा अपराध है, तो पुलिस वहाँ पे एनसी लिखती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखती है, जिसको एनसीआर कहा जाता है। और पुलिस वो लिख के मजिस्ट्रेट को दे देती है कि भाई आप इसमें देखिए, ठीक है। तो एनसीआर में छोटे मोटे अपराध में पुलिस को एक्शन लेने का अधिकार नहीं होता है। एफआईआर जैसे ही हुआ, बड़े अपराध की सूचना जैसे ही मिली, पुलिस एफआईआर लिखेगा और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। मान लीजिए यहाँ पे मर्डर का केस था, तो मर्डर का केस हो गया, उसने एफआईआर लिखा, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। पुलिस के पास एक डायरी होती है जिसे पुलिस डायरी कहा जाता है। पुलिस उस डायरी में हर चीज़ मेंटेन करती है, वो कहाँ कब क्या की, वो सारा डिटेल किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो जैसे ही एफआईआर हुआ, पुलिस वहाँ से निकलेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। जहाँ अपराध हुआ है सबसे पहले पुलिस वहाँ पहुँचेगी, मौका स्थान पर, घटना स्थल पर। वहाँ पे मौका नक्शा बनाती है कि बॉडी कहाँ पे है, किस दिशा में है, आगे पानी है, पीछे खाई है, राइट में बिल्डिंग है, बाजू में खेल का मैदान है, एक्सेट्रा। वहाँ पे जो भी लोग होंगे उसका पंचनामा बनाया जाएगा, जो भी आई विटनेस होंगे उसकी गवाही ली जाएगी। कोई वेपन या कोई आर्टिकल है उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है, सर्च एंड सीजर बोलते हैं उसको। इसके बाद पुलिस उस बयानों के आधार पर उस अक्यूज्ड को अरेस्ट करेगी जिसका इसमें रोल होगा। पुलिस जैसे ही अरेस्ट करती है किसी भी अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के पास लाना होता है, ठीक है। कंसर्न जो भी रिलेटेड मजिस्ट्रेट होगा, कोर्ट होगा, उसके पास लाया जाता है। आपको यहाँ बता दूँ, ये जो ऑफेंस होता है मैंने आपको बताया 6 तरीके का होता है। कोर्ट भी 6 तरीके का होता है, ठीक है। एक बात यहाँ पे याद रखना, कोर्ट 6 तरीके का होता है। पहला होता है हाई कोर्ट, दूसरा होता है सेशन कोर्ट, तीसरा होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, चौथा होता है जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास,
पाँचवा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और एक होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये 6 तरीके का कोर्ट होता है। तो जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास लेके आती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना कि अपराध अगर 6 तरीके का होता है तो ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट होता है वो भी 6 तरीके का होता है, ठीक है। पहले 5 तरीके का अपराध का सजा था, अभी 6 तरीके का हो गया है। अभी वाला जो नया कानून आया है उसमें कम्युनिटी सर्विस को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। ये जो नया कम्युनिटी सर्विस ऐड किया गया है, ये छोटे मोटे अपराध में किसी को ऐसी सज़ा न दिया जाए जिससे वो प्रताड़ित हो जाए। तो छोटे मोटे अपराध के लिए ये कहा गया है, बनाया गया है कि उसको 100 गरीबों को खाना खिलाया जाए, या आप ट्रैफिक हवलदार की ड्यूटी 2 दिन करोगे, या किसी अनाथालय में 15 दिन सर्विस दोगे, या किसी ऐसे जो छोटे मोटे कम्युनिटी सर्विस टाइप के होते हैं उस तरीके का अपराध का सज़ा दे दिया। 100 पेड़ लगाओ, ये सब कम्युनिटी सर्विस में आता है और छोटे मोटे अपराध के लिए ये दिया जाता है। तो ये 6 तरीके का अपराध में 6 तरीके का पनिशमेंट कौन सा होता है? तो सबसे पहला होता है डेथ पेनल्टी, दूसरा होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा होता है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट में सिंपल भी हो सकता है और रिगरस भी हो सकता है। इसके बाद आता है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको कुर्की जब्ती कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका फाइन, और आता है फिर लास्ट में कम्युनिटी सर्विस। 6 तरीके का कोर्ट, 6 तरीके का अपराध, 6 तरीके की उसका सज़ा, ठीक है, ये कॉमन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास अरेस्ट किया गया जो व्यक्ति था उसको लेके आया गया कोर्ट में। अब कोर्ट के पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको जेल भेजे या तो उसको पुलिस के हवाले कर दे कि इन्वेस्टिगेशन आगे और बढ़ाओ, ठीक है। पुलिस से कोर्ट पूछती है कि आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन के लिए और चाहिए वक्त, या इसको जेल भेज दूँ। उनके जो वकील होते हैं, जो अक्यूज्ड का वकील होता है, वो ये दलील रखता है कि अभी पुलिस को कस्टडी में देने की ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे में उन्होंने जो पूछना था वो पूछ लिया है, अभी इसको जेल भेजा जाए। आपको बता दूं, जब जज उसको जेल भेजेगा तो जेल के बाद बेल लगाने का ऑर्डर, बेल एप्लीकेशन लगाने का अधिकार आपके पास आ जाता है, ठीक है। पुलिस कस्टडी में रहेगा तो आप बेल एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हो, इसीलिए कोशिश किया जाता है कि उसको जेसी मिले। जेसी का मतलब जेल, जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं उसको, जेल। तो अगर जेल भेज दिया तो आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हो। पुलिस की बात सुनकर, वकील की बात सुनकर जज अगर लगता है कि नहीं, पुलिस को अभी 24 घंटे में नहीं मिला होगा इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम, तो उनको 5 दिन का कस्टडी और दिया जा सकता है, ठीक है। आप 5 दिन मांगो, जज आपको 2 दिन दे सकता है, 3 दिन दे सकता है। अगर वकील ने अपोज किया तो 1 दिन के लिए दे सकता है, ठीक है। ये सारा डिपेंड करता है आपके वकील के ऊपर और उनके दलील के ऊपर। मान के चलो 5 दिन का कस्टडी मिल गया, ठीक है। 5 दिन के बाद पुलिस फिर से आया कि भाई 5 दिन में हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया। पुलिस को और चाहिए रहेगा रिमांड, मतलब और जांच के लिए और चाहिए रहेगा टाइम, तो और मांग सकता है। अगर नहीं चाहिए तो बोलेगा कि इसको जेसी दे दो, ठीक है। फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस के पास किसी भी अपराध में, अभी बता दूं एक और जानकारी, जब पुलिस किसी भी अपराध का इन्वेस्टिगेशन करती है तो अगर अपराध में सज़ा 10 साल से ऊपर का है तो पुलिस 90 दिन लगा सकती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके पास पावर है। अगर 10 साल से कम का सज़ा है उस पर्टिकुलर अपराध में तो पुलिस के पास 60 दिन मिलता है उस अपराध को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। अगर पुलिस 60 दिन में या 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करता है, तो 91वें दिन या 61वें दिन, एक दिन भी एक्स्ट्रा होगा तो सामने वाले को बेल मिल जाएगा। इसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक है। पुलिस का काम है कि किसी भी अपराध को समय, जब जो टाइम लिमिट दिया गया है 10 साल से नीचे के अपराध में 60 दिन में उसको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना है उसके इन्वेस्टिगेशन का, और 10 साल से ऊपर के अपराध में 90 दिन मिलता है उनको, ठीक है। 90 दिन में उनको अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना है कोर्ट में, जिसको चार्जशीट बोला जाता है, ठीक है। किसी भी क्रिमिनल केस का ट्रायल तब शुरू होता है जब उस केस का पुलिस जो है चार्जशीट फाइल कर देती है कोर्ट में, ठीक है। मान के चलो पुलिस ने 60 दिन लगाए और ये मर्डर का केस था तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, पनिशमेंट, तो इसमें पुलिस ने 90 दिन लगाए और 90 दिन के अंदर ही उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दिया, ठीक है। 90 दिन के बाद चार्जशीट फाइल कर दिया, ट्रायल शुरू हो गया। अब ट्रायल शुरू होगा तो सबसे पहला होता है चार्जिंग ऑफ फ्रेम चार्जिंग बोलते हैं उसको।
ठीक है। चार्ज फ्रेम के लिए क्या होता है, सबसे पहले अक्यूज्ड को पूछा जाता है कोर्ट के द्वारा कि भाई आपको जो आपके ऊपर ये धारा में ये अपराध जोड़े गए हैं, आपको कबूल है या ट्रायल फेस करोगे। तो वो बोलता है कि मुझे कबूल है। अगर कबूल रहेगा तो कोर्ट वहीं पे उसको कन्विक्ट करके पनिशमेंट सुना देगा, केस वहीं पे ख़त्म। ठीक है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, कोई भी अपराधी नहीं बोलता है कि मैंने अपराध किया है, वो बोलता है मुझे ट्रायल फेस करना है। ठीक है। तो ट्रायल फेस करेगा तो कोर्ट बोलेगा ठीक है। अगर वो बोलता है ट्रायल फेस करेगा तो फिर आगे से तारीख पे तारीख शुरू होगा। तो हो गया, उसने बोला कि मुझे ट्रायल फेस करना है। फिर अगली तारीख आएगी, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, जो सरकारी वकील होगा। ठीक है। याद रखना एक बात, ऐसे अपराध जो कॉग्निजेबल अपराध होते हैं वो स्टेट के खिलाफ होता है, क्योंकि उससे सोसाइटी एट लार्ज इफेक्ट होती है। मर्डर हुआ, लोगों में दहशत आ जाएगा तो सोसाइटी पूरा प्रभावित होती है। तो ऐसे केस में सरकार अपना वकील रखती है। रेप हो गया तो रेप भी सोसाइटी को प्रभावित करती है कि इतना बड़ा अपराध है, उसमें भी सरकार अपना वकील रखता है। तो जब सरकार अपना वकील रखता है विक्टिम के पक्ष से, जिसके साथ अपराध हुआ है, तो उसको बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है। तो जब ट्रायल शुरू होता है तो सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने गवाहों की गवाही लेता है। ठीक है। उसको बोला जाता है चीफ एग्जामिनेशन। जब कोई वकील अपने गवाहों की गवाही लेता है तो उसको बोला जाता है चीफ एग्जामिनेशन। और जब उसी गवाह का अपोजिट वकील जब गवाही लेता है तो उसको बोला जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है। किसी भी वकील का तजुर्बा अगर जांचना है तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन देखना पड़ेगा कि वो क्रॉस कैसे करता है। क्रॉस का एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में मैंने अंधेरी कोर्ट में देखा था, एक बंदा था जो मतलब एक लड़की थी जो कार चला रही थी, उसके सामने एक बूढ़ा आ गया और वो बूढ़े को लग गया कार। वो लड़की शायद लर्निंग थी, सीख रही थी, उसको ठोक दिया, उसको पीछे हड्डी वड्डी सब टूट गया। केस आया कोर्ट में तो उसका जो वकील था लड़की का, उसने बूढ़े से क्रॉस किया। क्रॉस में क्या पूछा पता है? देखिए, आपने लड़की को देखा था कि यही लड़की आपको ठोका था? तो बूढ़ा बोलता है नहीं, क्योंकि बूढ़े को किसी ने बताया था कि ये लड़की थी। जब आपने खुद से नहीं देखा कि वो लड़की थी या नहीं तो आप कैसे आपके बात पे यकीन किया जाए? पहली बात ये फंस गया बूढ़ा। दूसरी बात, आप जब जा रहे थे तो आपको पता है कि वो हाईवे था, आपको साइड से चलना चाहिए था, आप रोड पे चल रहे थे, मानते हो ये बात? तो बोलता है रोड के साइड में चल रहा था। तो बोलता है रोड हाईवे था या नॉर्मल रोड था? तो हाईवे था। आप हाईवे पे रोड पे चल रहे हो, आपको साइड से चलना चाहिए कि बीच से चलना चाहिए? किसकी गलती है? बूढ़ा धरा गया। तीसरी बात, जब आपको गाड़ी से ठोका तो आप इस स्थिति में थे कि आप किसी को बुला सकें? तो बोलता है नहीं। तो आपके बच्चे वहाँ कैसे आ गए? तुरंत उसके बच्चे और वाइफ आ गई थी, तो कैसे आ गए? जब आप इस परिस्थिति में ही नहीं थे कि बुला पाए तो आपकी बीवी बच्चे कैसे आ गए वहाँ पे? तो बूढ़ा फंस गया। तो क्रॉस इसको बोला जाता है। ठीक है। कि आपको सामने वाला जो प्रोसिक्यूशन का जो विटनेस है, जो विक्टिम का विटनेस होता है उसको पीडब्ल्यू कहा जाता है, और जो अक्यूज्ड का विटनेस रहता है उसको डीडब्ल्यू कहा जाता है। डीडब्ल्यू मतलब डिफेंस विटनेस, पीडब्ल्यू का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस। अब जितने विटनेस रहेंगे उस तरीके से पीडब्ल्यू1, पीडब्ल्यू2, पीडब्ल्यू3, पीडब्ल्यू4 एक्सेट्रा ऐसा। ठीक है। तो अब चीफ एग्जामिनेशन हो गया। अब इसका क्रॉस करेगा डिफेंस लॉयर, जो अक्यूज्ड का वकील है, वो उनके गवाहों से गवाही लेंगे, उनको क्रॉस करेंगे। इसके बाद ये इधर वाले वकील उसका करेंगे, तो ये क्रॉस चीफ चलता रहता है। इसके बाद होता है कोई भी एविडेंस वगैरह है तो वो दे दीजिए। इसके बाद आता है फाइनल आर्ग्यूमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट में दोनों पार्टी अपनी अपनी बात रखता है, फिर कोर्ट कंसीडर करता है, जजमेंट पे आता है। ठीक है। अब जजमेंट में दो चीज़ें हो सकता है, या तो उस अक्यूज को अक्विट कर दिया जाएगा या कन्विक्ट कर दिया जाएगा। अक्विट का मतलब होता है हिंदी में दोष मुक्ति, और कन्विक्ट का मतलब होता है दोष सिद्धि। मतलब किसी बंदे के ऊपर दोष मुक्ति हुआ तो मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा, अक्विट कर दिया जाएगा। अगर दोष सिद्ध हो गया तो उसको बोला जाता है कन्विक्शन। ठीक है। अगर कन्विक्ट होता है, ठीक है, तो कन्विक्ट होगा तो उसको सजा होगा इतने साल उतने साल का। अगर दोष सिद्धि हो गया तो वो वहाँ से अक्विट हो जाएगा। इससे पहले एक स्टेज आता है जब आप ये बेल एप्लीकेशन फाइल करते हो। कब कर सकते हो? जब उसको जुडिशियल कस्टडी मिला हो। मैंने आपको बताया था
कि जब पुलिस रिमांड के लिए जाती है, तो पुलिस रिमांड के लिए जब जाती है तो कोर्ट में बोलता है कि मुझे 5 दिन का कस्टडी चाहिए, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन करना है। 5 दिन हो गया, पुलिस को कुछ नहीं मिला, फिर वो गई मुँह उठा के फिर बोलता है 5 दिन का चाहिए। इस बार आपका वकील बोलता है सर 5 दिन दे दिए थे, अब क्यों चाहिए? अब तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको जुडिशियल कस्टडी दे दीजिए। तो जुडिशियल कस्टडी देने के बाद आपको बेल एप्लीकेशन लगाने का अधिकार हो जाता है। बेल एप्लीकेशन आपने लगाया, कोर्ट को लगा कि यार इसके बाद में तो दम है, अभी तक पुलिस को 5 दिन में कुछ मिला नहीं है और इसका लिंक कहीं दिख नहीं रहा है, तो मेरा 4 दिन पहले ही ऐसे ही जुडिशियल कस्टडी में ही बेल हो गया, ठीक है, तो बेल हो जाता है। कोर्ट कंसीडर करती है कि पुलिस अभी 5 दिन में कुछ दिखा ही नहीं पाया कि इसका लिंक है या नहीं है, तो उसको बेल दे दिया जाता है। बेल देने के 2 शर्त हो सकते हैं मेन, या तो आपको बोलेगा कि बेल बॉन्ड भरो 15,000 या 20,000 का, या आपको बोलेगा कि श्योरिटी खड़ा करो। श्योरिटी मतलब कोई बंदा खड़ा करो आपके बिहाफ में, कि अगर आपको बेल मिल जाए तो आप कोर्ट नहीं आए तो हम किसको पकड़ेंगे, तो उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। ये खास करके तब होता है जब कोई अपराध हीनियस हो या जो अपराधी है वो बाहर दूसरे स्टेट का हो, तब श्योरिटी का कंडीशन रहता है। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का है, उसी स्टेट में वो केस चल रहा है और वो अपराध इतना हीनियस नहीं है, तो कैश पे भी छोड़ दिया जाता है, तो कैश बॉन्ड बोलते हैं, बेल बॉन्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अभी ये बेल बॉन्ड क्या होता है और श्योरिटी क्या होता है? जब अगर आपको कैश बेल बॉन्ड पे छोड़ दिया गया तो आपको 15,000 मान के चलो या 20,000, तो फिर आपका ऑर्डर पास हो गया। अब उस ऑर्डर के हिसाब से आप उस कोर्ट ऑफिस में जाइए, बोलिए कि मुझे बेल मिला है और 15,000 बेल बॉन्ड है, तो वो फिर बोलेंगे आपको कि एक एप्लीकेशन भरो, ठीक है। एप्लीकेशन का मैं बता देता हूँ, देखो कि कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में अगर देना हो मिसलेनियस काम के लिए, तो फॉर्मेट इस तरीके का होता है, ठीक है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। इन दी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कौन सा कोर्ट है? बोरीवली कोर्ट, मुंबई। आपके केस का नंबर होता है पर्टिकुलर, SS 4 डिजिट या 3 डिजिट, और कौन से ईयर का था वो लिखना रहता है, ठीक है। इसके बाद कंप्लेनेंट का नाम, पुलिस वाले जो स्टेट रहता है स्टेट कोस्ट में, और जो पुलिस स्टेशन ने आपका केस दर्ज किया था उसका नाम, और नीचे अक्यूज्ड का नाम लिखा जाता है और डैश वर्सेस अक्यूज्ड, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर, अब जिस चीज़ के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके बारे में लिख दो और नीचे लिख दो फॉर द एक्ट ऑफ काइंडनेस द अक्यूज्ड एज मे शैल एवर प्रे, ठीक है। और नीचे प्लेस और डेट और एडवोकेट का सिग्नेचर, ये होता है किसी भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट। अब मान के चलो आपको बेल बॉन्ड मिला है, तो आप ये एप्लीकेशन लेके जाओ, ठीक है, और उसमें लिख दो कि एप्लीकेशन फॉर सीकिंग कैश बेल बॉन्ड, ठीक है, मे बी ग्रांटेड, ऐसा करके आप लिख सकते हो। और ये एप्लीकेशन जेसी को दे दो, जुडिशियल क्लर्क को ऑफिस में, वो फिर जेसी के डायस पे, कोर्ट के डायस पे ला के रख देगा, जज फिर वो देखेंगे, फिर अगर उनको लगेगा तो सिग्नेचर करके आपको दे देंगे। जैसे ही वो हो गया, आप 15,000 लाए हो या 20,000 जो भी लाए हो, एक पेपर पे उसका नंबर लिख लो, सारे नोट के कि कौन कौन से नंबर हैं। फिर आप कैश काउंटर पे जाओ और वहाँ पे ये 15,000 का जो आपका डिटेल है वो दे दो, फिर वो आपको रिसिप्ट देंगे। वो रिसिप्ट लेके फिर आप ये जो कोर्ट का ऑफिस है वहाँ पे वो जमा कीजिए, फिर वहाँ पे वो सील बिल करके आपको देंगे और वो अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे, फिर आपको रिसिप्ट दे देंगे, हो गया आपका बेल बॉन्ड ख़त्म, ठीक है। अगर श्योरिटी रखना है, अगर श्योरिटी के लिए दिया हुआ है कोर्ट ने कंडीशन, ठीक है, तो श्योरिटी के लिए आपको करना होता है एक श्योरिटी एप्लीकेशन करना होता है, किसी भी कोर्ट में रहता है वो जेरोक्स वाले के पास, आप वहाँ से श्योरिटी एप्लीकेशन लो और एक हमदस्त एप्लीकेशन लो। श्योरिटी एप्लीकेशन में जो भी श्योरिटी है उसका नाम लिखो। श्योरिटी के लिए आपको 5-6 चीज़ें ज़रूरी है, राशन कार्ड लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, बैंक स्टेटमेंट लगता है, अगर आपका घर का कोई प्रूफ है तो वो लगता है। इसके बाद आपका जो बिजनेस करते हो या जॉब करते हो उसका डिटेल लगता है, उसमें सैलरी कितना है वो सैलरी स्लिप लगता है, यही सब लगता है उसमें, ठीक है। इसके बाद जो है श्योरिटी एप्लीकेशन भरो, उसके पीछे सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दो और फिर वही कोर्ट ऑफिस में जाओ, उनको दे दो, फिर वो देखेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। आपका जो भी श्योरिटी है उससे पूछा जाएगा कि आप कौन लगते हो, इसके कैसे जानते हो, कितने साल से जानते हो, एक्सेट्रा, ठीक है। वो वेरीफाई कर लेंगे तो इसके बाद आपको जज के पास ले जाया जाएगा, फिर जज साहब आपसे वेरीफाई करेंगे कि आप कैसे जानते हो इसको, कब से जानते हो, कौन लगता है आपका, इसको श्योरिटी आप दे रहे हो तो हाँ
बस हो गया, जज फिर साइन कर देंगे, फिर आ जाएगा वो डॉक्यूमेंट ऑफिस में, फिर आपको बोला जाएगा कि एक हमदस्त एप्लीकेशन बनाओ और मैं आपको वो ऑर्डर कॉपी का जो है कोर्ट का ऑर्डर रहता है ना कि इस बंदे को रिहा कर दिया जाए, तो फिर वो डिटेल भर के आपको एक लिफाफे में दे देंगे, ठीक है। फिर वो लेके जाओगे आप कोर्ट में, तो फिर कोर्ट आपको जो है ये लेके जाओगे जेल में, तो जेल में आप ये आपको वहाँ पे वो एक पोस्ट ऑफिस जैसा रहता है डाक वाला, ठीक है, उसमें गिरा दो, फिर वो जब खुलेगा तो वो बंदा आपका बाहर हो जाएगा। ये सिक्योरिटी के केस में है, ठीक है। तो ये होता है प्रोसीजर। जब कोई भी बंदा बेल पे बाहर आता है तो कुछ कंडीशंस होते हैं, उसी में होता है एक बेल बॉन्ड का और एक होता है सिक्योरिटी का। एक ये भी कंडीशन लगाते हैं कोर्ट कि आपको मंगलवार या शनिवार या संडे को उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाना है, पर वीक, 2 वीक में, महीने में, जैसे कोर्ट को कंफर्टेबल फील करे वैसे आपके ऊपर लगा सकते हैं। 1-2 कंडीशन एक्स्ट्रा रहता है, जैसे आप विटनेस के पास नहीं जाओगे, आप उनसे बात नहीं करोगे, आप अपने घर पे रहोगे, किसी गवाह को टेम्पर या एविडेंस को टेम्पर नहीं करोगे, यही सब, ठीक है। जब लास्ट में किसी भी अक्यूज्ड को ये अभिमान के चलो बेल मिल गया, बेल मिलने के बाद क्या होगा, फिर तारीख पे तारीख आएगी, इसके बाद जो है पुलिस जो है अपना 90 दिन में चार्जशीट फाइल करेगा, फिर ट्रायल शुरू होगा, फिर यही जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था फिर वही कंटिन्यू होगा। दोनों पार्टी जो है एविडेंस लाएगा, चीफ होगा, एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल आर्गूमेंट होगा, फिर जो है फाइनल या तो उसको छोड़ दिया जाएगा या तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद सामने वाले के पास 2 ऑप्शन रहता है, या तो जैसे मिला वो झेल लो, या तो अपील में जाओ ऊपर के कोर्ट में, चैलेंज करो कि ये जो कन्विक्शन है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। तो ये होता है क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसेस, ठीक है। इसी में मैं आपको ये बताना शायद भूल गया कि 6 तरीके का कोर्ट होता है, 6 तरीके का पनिशमेंट होता है, 6 तरीके का ऑफेंस होता है। ये तीनों तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था, बस यही है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेल और टाइप्स ऑफ बेल। तो आइए समझते हैं इस लेक्चर से कि बेल क्या होता है और कितने टाइप के बेल इंडियन कोर्ट में लगाए जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बेल के बारे में। बेल क्या होता है, बेल कितने टाइप के होते हैं, बेल कब ग्रांट किया जाता है और बेल कब रिजेक्ट हो सकता है, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बेल क्या होता है, बेल को हिंदी में जमानत कहा जाता है। बेल का मतलब होता है टेम्पररी रिलीज फ्रॉम प्रिजन, जेल से तत्काल रूप से उसको रिहा किया जाता है, तो इसको बोला जाता है बेल या जमानत। जमानत जो होता है वो 5 तरीके का होता है, ठीक है। बेल जो है 5 तरीके का होता है। पहला होता है रेगुलर बेल, दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल, तीसरा होता है आपका डिफ़ॉल्ट बेल, चौथा होता है इंटरिम बेल और 5वां होता है ट्रांजिट बेल, ठीक है। ये 5 तरीके का बेल मेजर होते हैं अपने भारतीय कानून में। रेगुलर बेल क्या होता है, जब कोई बंदा कोई अपराध करता है, पुलिस उसे अरेस्ट करके कोर्ट ले जाती है, कोर्ट उसको जो है जेल भेज देता है जब तक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चलता है। अब इसके दौरान अगर किसी को लगता है कि मुझे बेल के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए, तो वो जो एप्लीकेशन करेगा उसको बोला जाता है रेगुलर बेल। जब कोई बंदा जुडिशियल कस्टडी में हो तो बेल के लिए जब अप्लाई करता है तो वो रेगुलर बेल कहा जाता है, ठीक है। रेगुलर बेल के लिए प्रोविज़न है आपके BNS में 480 सेक्शन में, ठीक है। 480 सेक्शन है जिसका उसमें बताया गया है कि कोई भी बंदा है अगर उसको बेल चाहिए, जो भी अपराध है उसमें वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास बेल एप्लीकेशन लगा सकता है, ठीक है। तो उसको वो रेगुलर बेल ग्रांट कर सकते हैं। इसके बाद अगर वहाँ पे नहीं मिलता है या वो अपराध बड़ा था तो वो सीधा सेशन कोर्ट में गया है, तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर कोई मैटर है बेल का, ठीक है, या आपने अर्जी लगाई है बेल के लिए, तो वहाँ पे आपको सेक्शन 483 में जाना पड़ता है, जो कि BNS में दिया गया है कि अगर आपको सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से बेल लेना है तो आप 483 में जा सकते हो, ठीक है। उनको स्पेशल पावर दिया गया है बेल के लिए।
तो ये हो गया रेगुलर बेल। दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि किसी बंदे को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ एफआईआर जो हुआ है या उसके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उसमें उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, उसको फंसाया गया है या किसी रिवेंज के बदले में उसको जो है गलत तरीके से उसको जो है इम्प्लीकेट किया गया है, ठीक है, उसको फंसाया गया है। तो अगर इस तरीके का कोई धारणा लेकर कोई अपराध का उसके खिलाफ एफआईआर होता है तो ऐसे मामले में वो बंदा अपने एक वकील को हायर करके वो कोर्ट में एंटीसिपेटरी के लिए अर्जी लगा सकता है, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है अर्जी लगा सकते हो। कौन से सेक्शन में? 438 में। ये जो है आपका बीएनएस में आपका जो सेक्शन है 482 दिया हुआ है जिसमें आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो। मैंने जो अभी 438 कहा वो सीआरपीसी पुराने वाले लॉ में था, ठीक है। तो एंटीसिपेटरी बेल कब लिया जाता है? जब आपको लगे कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो गया है और पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तो लेकिन आपने वो अपराध किया नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर वो अपराध नहीं किया है तो आप एंटीसिपेटरी बेल लेके कोर्ट से पहले ही बोलते हो कि मुझे इस अपराध में एफआईआर में नाम लिखा गया है, पुलिस हो सकता है मुझे अरेस्ट कर ले, ठीक है, तो उससे पहले आप मुझे बेल दे दीजिए ताकि मैं इस इस केस को अच्छे से डील कर सकूं। अगर मैं जेल चला गया तो मैं कैसे अपनी बात रख पाऊंगा, राइट। तो इसीलिए आप एंटीसिपेटरी बेल लेके रखते हो। तीसरा है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल के लिए प्रोविज़न ये है कि किसी भी अपराध में जिसका सज़ा 10 साल से कम है तो उसमें पुलिस को 60 दिन मिलता है अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अपने रिपोर्ट कोर्ट में देने के लिए। अगर कोई अपराध 10 साल से ऊपर की सज़ा वाली है तो उसमें पुलिस को 90 दिन मिलता है इन्वेस्टिगेशन करके उसका रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट करने के लिए। इसी रिपोर्ट को चार्जशीट कहा जाता है। तो अगर पुलिस 60 दिन या 90 दिन में अपना रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं करता है तो अगले ही दिन उस अक्यूज्ड को बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिलने का अधिकार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पुलिस की गलती है। पुलिस को 60 दिन या 90 दिन में बेल फाइल करना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, तो इसका फ़ायदा सीधा अक्यूज्ड को मिलता है और अक्यूज्ड को बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक है। ये सेक्शन 187 के बीएनएस में बताया गया है, ठीक है। अभी अगला है आपका इंटरिम बेल। इंटरिम बेल क्या होता है? इंटरिम बेल तब मिलता है जब आपका कोई रेगुलर बेल कोर्ट में पेंडिंग हो, ठीक है, और आपके घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आपको जाना है 2-4 दिन के लिए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में इंटरिम बेल लगाते हो। इंटरिम बेल के लिए भी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास सेक्शन 483 में पावर है, ठीक है, कि वो आपको इंटरिम बेल दे दे। इंटरिम बेल कब दिया जा सकता है? जैसे आपके घर में किसी की शादी है या आपके घर में किसी की मौत हो गई या आपको कोई ऐसा स्पेशल इवेंट है जहाँ पे 2-4 दिन के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट में इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन लगाते हो सेक्शन 483 ऑफ बीएनएस में। कहाँ लगाते हैं? सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में। पांचवा है आपका बेल वो है ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल क्या होता है? ट्रांजिट बेल ये होता है, मतलब जैसे आप कोई ट्रांसपोर्ट से कहीं जा रहे हो, ट्रांजिट कर रहे हो किसी स्टेट से किसी स्टेट में, ठीक है, तो उस दरमियान पुलिस आपको अरेस्ट ना करे इसके लिए लोग ट्रांजिट बेल लेते हैं। ये बेल कब लिया जाता है? जैसे मान के चलो मेरे खिलाफ दिल्ली में एफआईआर हुआ, अब दिल्ली का कोई भी पुलिस मेरे यहाँ पे आके मुझे अरेस्ट कर सकता है, राइट, या मैं अगर वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पे पुलिस, दिल्ली पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगा तो मुझे अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिलेगा ना। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहीं के सेशन कोर्ट में एक अपील डालूंगा, एक बेल एप्लीकेशन डालूंगा जिसका नाम रहेगा ट्रांजिट बेल, और मैं कोर्ट से ये विनती करूँगा कि सर मेरे खिलाफ इस जुरिस्डिक्शन में स्टेट के बाहर दिल्ली में एफआईआर हुआ है, ठीक है, अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगा, मुझे नहीं पता है कि इस अपराध में मेरा रोल क्या है, मैंने कुछ किया ही नहीं था, ठीक है, तो ऐसे अपराध में आप जो है ट्रांजिट बेल लगाते हो और कोर्ट से बोलते हो कि मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब बेल दिया जाए। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो फिर मैं अपनी बात रख पाऊँगा ना कोर्ट के सामने, अगर पहले ही पुलिस अरेस्ट कर लेगा तो मैं कैसे रख पाऊँगा। तो ये सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए आप पहले ही ट्रांजिट बेल लेते हो कोर्ट से और कोर्ट आपको ग्रांट कर देता है। तो ट्रांजिट बेल का मतलब आप अपने घर से निकलिए वो बेल लेके और दिल्ली के कोर्ट में पहुंचिए जहां आपका मैटर है, वहां तक आपका ये जो बेल है वो काम करेगा, तब तक आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
तो ये होता है ट्रांजिट बेल। जैसे ही आप वहाँ पहुँचे उस कोर्ट में, जैसे ही आप हाजिरी लगाओगे उस ट्रांजिट बेल का लिमिटेशन खत्म। अब आपको वहाँ के कोर्ट से एप्लीकेशन करके रेगुलर बेल ले लो कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैंने था ही नहीं इसमें, तो मुझे बेल दिया जाए। तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए पुलिस अरेस्ट ना करे तब तक का जो प्रिवेंशन है तो वो ग्रांट किया जाता है ट्रांजिट बेल के तौर पर। तो ये 5 तरीके का बेल है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ट्रांजिट बेल भी जो है सेशन कोर्ट के पास पावर है, कौन से सेक्शन में, 483 में ही, ठीक है। उनके पास जो है ट्रांजिट बेल, ये 482 में ट्रांजिट बेल ग्रांट करने का अधिकार है सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट, ठीक है। तो मैंने सारे सेक्शन भी बता दिए प्रोविजन के साथ। एंटीसिपेटरी बेल किस सेक्शन में, 482 BNS में। रेगुलर बेल कौन से सेक्शन में, 482 में, 480 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। और सेशन कोर्ट में अगर लगाना है तो 483 में आप जाओगे। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट बेल, 187 में है सेक्शन BNS के। और इंटरिम बेल जो है वो आपको मिलता है सेक्शन 483 के तहत। और ट्रांजिट बेल जो है सेक्शन 482 के तहत आपको ग्रांट किया जाता है। तो ये हो गया ऑल अबाउट बेल। अब बेल लेने के लिए क्या क्या ग्राउंड हो सकता है, अगर आप बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हो तो आपको क्या क्या बात कहना चाहिए कोर्ट से ताकि कोर्ट आपको बेल दे सके, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आपको कोर्ट को बताना है कि सर मेरा जो क्लाइंट है उसका इस मैटर में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सबसे पहली बात कि उस केस में मेरे क्लाइंट का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्राइमा फेसी कोई केस बनता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि हमारे क्लाइंट को बेबुनियाद तरीके से झूठे केस में फंसाया गया है, ये बात आप अपनी रख सकते हो, ठीक है। तीसरा आप बोल सकते हो इसमें कि मेरे क्लाइंट ने अभी तक पुलिस को पूरा कोऑपरेट किया है, कहीं पे भी पुलिस को ऐसा नहीं लगा कि मेरे क्लाइंट ने कहीं पे मतलब नज़रअंदाज किया है, मेरे क्लाइंट ने फुल्ली कोऑपरेट किया है पुलिस को, ठीक है। इसके बाद आप बोल सकते हो कि मेरे क्लाइंट के ऊपर ये जो आरोप है ये पहला आरोप है, इससे पहले मेरे क्लाइंट के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। मेरा क्लाइंट जो है मतलब इससे पहले कोई अपराध नहीं किया था और ना हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो बहुत शरीफ बंदा था और ये पहला केस है जो इसके ऊपर लगाया गया है। इसके बाद आप बोल सकते हो कोर्ट में कि भाई जो भी कोर्ट जो है जो भी कंडीशन कोर्ट जो लगाएगी हमारे क्लाइंट के ऊपर बेल देते समय, हमारे क्लाइंट के द्वारा वो सारी कंडीशन को माना जाएगा। इसके बाद आप ये बोल सकते हो कि अगर उसी मामले में किसी अक्यूज्ड को बेल दे दिया गया है पहले से तो आपको ये ग्राउंड मिल जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का कि साहब इसी मामले में एक बंदा और था, उसको बेल मिल गया और मेरे क्लाइंट को नहीं मिला, तो ये भी ग्राउंड होता है बेल लेने का। इसके बाद आप लैंडमार्क जजमेंट लगाओ सुप्रीम कोर्ट के कि ऐसे मामले में लैंडमार्क जजमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेल दे दिया जाना चाहिए, राइट। तो अगर मामला सेम है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें कोट कर देना चाहिए, तो ये भी ग्राउंड बनता है। इसके बाद आपका कोई मेडिकल ग्राउंड है, जैसे आप बीमार रहते हो या आपका कैंसर है या आपका कोई दवा चल रहा है, राइट। अगर आप जेल में रहोगे तो कैसे फुलफिल कर पाओगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाओगे ना, तो आप मेडिकल ग्राउंड है कोई तो वो भी लगा सकते हो बेल के इसमें। इसके बाद आपका जो है आप ये भी कोर्ट में बता सकते हो कि आपके परिवार में कमाने वाला सिर्फ आप ही है, ब्रेड बटर जो अर्नर है वो सिर्फ आप ही हो। अगर आप जेल में रहते हो तो आपके पीछे 4-5 जो परिवार में है वो भूखे रह जाएंगे, घर का पूरा हालात ख़राब हो जाएगा, ये सारी बातें। इसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि अगर बंदा जो है जेल में रहा तो उसकी लिबर्टी को ख़त्म हो जाएगी। फंडामेंटल राइट है हमारे पास अंडर आर्टिकल 21 जो ये कहता है कि हर इंसान को जीने का अधिकार है, ठीक है, और खुला जीने का अधिकार है। अगर ये बंदा ने अपराध नहीं किया है तो उसकी लिबर्टी क्यों छीनी जानी चाहिए कोर्ट में डाल के, जेल में डाल के, राइट। तो आप इसका भी ले सकते हो। इसके बाद ये ले सकते हो अगर इन्वेस्टिगेशन जो है उस मैटर का बहुत लेट चल रहा है, ठीक है, अभी तक ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, तो आप डिले इन इन्वेस्टिगेशन का भी ग्राउंड ले सकते हो कि साहब ऐसे अगर चलेगा तो मेरा क्लाइंट तो जीवन भर जेल में रह जाएगा, राइट, इतना डिले रहेगा तो इसका भी आप एक ग्राउंड ले सकते हो। इसके बाद एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का, ये भी ग्राउंड जो है आपके वकील लगाएंगे तो आपको बेल मिलने का चांस पूरा हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है बेल ग्रांट करने के लिए जो है आपको कोर्ट में अपनी बात रखनी पड़ती है। बेल लेने के और भी बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर।
केस टू केस जो है ग्राउंड बनते जाते हैं। हर मैटर का अलग अलग ग्राउंड हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो ग्राउंड बताया ये ग्राउंड हो ही। हर केस के अलग अलग ग्राउंड हो सकते हैं। हाँ, जो मैंने बताया वो मेजर ग्राउंड है और ये हर केस में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस उतने ही ग्राउंड है, ग्राउंड बहुत सारे हो सकते हैं बेल लेने के। आपके केस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके केस में क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, कैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या मैटर मिला है, क्या अभी तक प्रोसीजर हुआ है, ये सारा। और आपका जो नेचर ऑफ ऑफेंस है, ठीक है, ये बहुत अहम रोल निभाता है आपके बेल लेने के समय, ठीक है, क्योंकि वो भी एक ग्राउंड बन जाता है। तो ये सारी बातें जो है बेल ग्रांट करने के लिए जो है आपको कोर्ट में अपनी बात रखनी पड़ती है। अब कोर्ट जो है क्या क्या बात कंसीडर करता है किसी को बेल देते समय, कोर्ट भी तो कुछ बातें सोचता होगा ना। तो कोर्ट क्या क्या सोचता है, तो देखो, सबसे पहला कोर्ट सोचता है कि नेचर और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, आपने जो अपराध किया है या आपके खिलाफ जो अपराध की सूचना कोर्ट में आई है उसका नेचर कैसा है, ठीक है, तब आपको बेल ग्रांट किया जाता है। तो कोर्ट जो है सबसे पहले नेचर ऑफ ऑफेंस देखता है कि नेचर कैसा है। अगर छोटा मोटा है तो कोर्ट कंसीडर करती है कि जाने दो, बेल दे दो। बड़े अपराध हैं जैसे मर्डर है, रेप है, एसिड अटैक है, तो उसमें कोर्ट सोचती है कि यार इतना हीनियस अपराध है, इसमें बेल कैसे दे दिया जाए, राइट। तो ये कंसीडर करता है पहले, सबसे पहले कि ऑफेंस का नेचर क्या है, किस टाइप का ऑफेंस है, बड़ा अपराध है या छोटे मोटे हैं। छोटा मोटा है तो बेल तो ऐसे ही दे देता है, ठीक है, उसमें कोई जज वो ज़्यादा वो नहीं करते तुरंत बेल। लेकिन बड़े बड़े अपराध में, रेप है, मर्डर है, उसमें भी बेल मिलता है। ऐसा नहीं है कि रेप और मर्डर में नहीं मिलता। अभी पॉक्सो का कराया हमने 12-13 दिन पहले, अभी 3 दिन पहले हमने डिजिटल अरेस्ट का कराया है बेल। तो ऐसा नहीं है कि बेल मर्डर में नहीं मिलता है। आपके ग्राउंड अगर मजबूत हैं और कोर्ट आपके बात से सेटिस्फाई है, ठीक है, अपोजिट जो काउंसिल होते हैं, प्रोसिक्यूशन, अगर उसके बयानों में, उसके बातों में दम नहीं है तो आपको बेल मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं, हर केस में बेल मिलता है, मर्डर हो, रेप हो। लेकिन कोर्ट जो है बेल देते समय कंसीडर क्या करती है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है क्रिमिनल हिस्ट्री। अगर आपका मैटर गया है कोर्ट में तो आपका क्रिमिनल हिस्ट्री कोर्ट पहले देखता है कि इस बंदे ने पहले भी क्राइम किया है क्या, हैबिचुअल तो नहीं है, ये हर दिन अपराध करने वाला इंसान तो नहीं है, या इससे पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है तो गलती से भी हो सकता है, राइट। पहली बार कोई अपराध होता है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है, तो कोर्ट ये कंसीडर करती है कि उसको बेल मिल जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पहली बार किया, हो सकता है गलती से किया हो, राइट। तो ये है। तीसरी बात है, बेल ग्रांट कर दूं तो वो भाग तो नहीं जाएगा। कोर्ट ये भी कंसीडर करती है कि अगर मैंने बेल दे दिया तो ये कहीं ज़मीन बेच के भाग ना जाए, किसी दूसरे स्टेट में ना भाग जाए, कहीं बाहर ना, देश से बाहर ना भाग जाए, तो कहाँ से पकड़ेगा, कहाँ से न्याय होगा। फिर जब अक्यूज्ड ही भाग जाएगा तो न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ जाएगा ना। तो बेल ग्रांट करते समय कोर्ट ये भी कंसीडर करती है कि इस बंदे को बेल दूं तो ये भाग ना जाए, ठीक है। इसके बाद बेल कैंसिल भी होता है। अगर बेल किसी को मिल जाता है तो बेल उतनी ही आसानी से कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बेल कैंसिल के ग्राउंड क्या है, कब कब आपका बेल कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहला है, अगर कोई बंदा बेल पे बाहर है, अगर वो दूसरा क्राइम कोई करता है तो उसका बेल कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहला ग्राउंड यही है कि वो दूसरा अपराध किया तो गया, ठीक है। दूसरी बात, कोर्ट को अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन या सूचना मिला है कि आपने जिसको बेल दिया है वो तो टिकट बनवा रहा है लंदन का, भागने का प्लान बना रहा है वो, अगर कोर्ट को लगेगा कि सामने वाले को जिसको हमने बेल दिया है वो भागने का प्लान बना रहा है और कोर्ट को यह आशंका जाहिर हो तो कोर्ट उसका बेल कैंसिल कर सकता है। तीसरा है वायलेट बेल कंडीशन। अगर बेल के कंडीशंस को आपने फुलफिल नहीं किया, जैसे कोर्ट ने कहा था कि आपको मैं बेल दे रहा हूं लेकिन आपको हर संडे पुलिस चौकी में जाके हाजिरी लगाना है। आप हर संडे पुलिस चौकी में जा ही नहीं रहे हो हाजिरी लगाने, कोर्ट बोलेगा मैंने कंडीशन दिया था तुम फुलफिल नहीं किए, बेल कैंसिल कर देगा। तो जो भी कंडीशंस रहते हैं, कंडीशन कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। आपको बेल देते समय कोर्ट यही बोलेगा 2-4 कंडीशन के तौर पे। पहला बोलेगा कि आप विटनेस को नहीं धमकाओगे, जो लड़की है प्रोसिक्यूशन है उसके पास नहीं जाओगे, आप उसके इलाके में कहीं भटकोगे नहीं, आप अपने घर पे रहोगे, आप शराब या गांजा कुछ करोगे नहीं, गलत नशा नहीं करोगे, फिर से कोई अपराध नहीं करोगे, या आपको एक कंडीशन ये बोल देगा कि आप जो है हर संडे पुलिस चौकी में हाजिरी लगाओ। तो यही 4-5 कंडीशन होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो ये 4-5 कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो कोर्ट आपका बिल कैंसिल कर देगा।
अगला है ऑब्स्ट्रक्ट इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आपको बेल मिल गया है, तो आप बेल का फ़ायदा उठाते हुए उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को रोक रहे हो, ठीक है, या किसी विटनेस को धमका रहे हो कि तुम गवाही मत देना, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप बता नहीं रहे हो। तो किसी भी तरीके से पुलिस को अगर लगेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के बजाय ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, तो आपका बेल कैंसिल हो सकता है। इसके बाद है थ्रेटन दी विटनेस। गवाहों को आप धमकाओगे बेल के बाद तो फिर वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये तो कंडीशन भी था ना। इसके बाद है प्रूव्ड डेंजरस फॉर दी पब्लिक। आपको बेल मिला लेकिन पब्लिक में बहुत डर है कि आप जो है बहुत खूंखार अपराधी हो, बहुत सारे लोगों का मर्डर किए हो, ठीक है, अभी भी लोग आपसे डर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका बेल जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये रहा पूरा ऑल अबाउट बेल। बेल क्या होता है, बेल कितने टाइप का होता है, बेल कब मिलता है और बेल कब कैंसिल होता है, कोर्ट क्या कंसीडर करती है बेल देते समय, ये सारा मैंने इस वीडियो लेक्चर में समझा दिया है। अब हम बेल ड्राफ्टिंग की बात करें तो ड्राफ्टिंग सेम होता है। सबसे पहले आपको पेज में सबसे ऊपर आपका कोर्ट का नाम लिखना रहता है, कोर्ट का लोकेशन लिखना रहता है, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोरीवली, ठीक है। फिर आपका बेल एप्लीकेशन का नंबर लिखना रहता है, फिर पार्टी का नाम लिखने रहते हैं, सो फलाना फलाना वर्सेस फलाना फलाना, ठीक है। जैसे ABC ये हो गया, कंप्लेनेंट हो गया, XYZ रिस्पोंडेंट हो गया, ठीक है। तो एप्लीकेंट वर्सेस कंप्लेनेंट। फिर नीचे आपका जो रहता है सब्जेक्ट लिखा रहता है कि किस सेक्शन के अंडर आप ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर नीचे आपका पूरा स्टोरी रहता है। स्टोरी में आप जो भी आपके पास जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी एविडेंस है, जो भी आप रिलीफ सॉर्ट करना चाहते हो उसके बारे में लिख सकते हो। फिर उसमें भी आपको वेरिफिकेशन और एफिडेविट लगाना होता है, जैसे हमने सिविल प्रोसीजर में देखा, ठीक है। इसके बाद जो है कोर्ट उस आपका वो एप्लीकेशन उसका एक कॉपी पुलिस वाले को देना होता है, फिर एक कॉपी जो है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देना होता है। फिर अगली तारीख पे दोनों लोग आएंगे, पुलिस भी, PP भी और आप भी रहेंगे। तीनों पार्टी अपना अपना जो है बहस करेगा, किसी को ऑब्जेक्शन लेना है तो ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा विक्टिम का भी उसमें अप्रूवल लगता है, किसी को बेल देना है या नहीं देना है, इसमें विक्टिम का भी राय मशवरा लगता है, ठीक है। तो सब कुछ देखने के बाद अगर कोर्ट को लगता है तो आपको कोर्ट जो है बेल दे देगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं बेल नहीं देना है तो वो कोर्ट जो है बेल रिजेक्ट कर देगा विद ग्राउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्लेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक अंडर सेक्शन 138 NI एक्ट, ठीक है। तो चेक बाउंस का केस है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि उसके बारे में पूरा प्रोविज़न बताएं। तो ये लेक्चर चेक बाउंस के रिगार्डिंग ही है, तो अच्छे से सुनिएगा। हाय दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ चेक बाउंस के मैटर का। चेक बाउंस का प्रोसीडिंग कोर्ट में कैसे चलता है प्रैक्टिकली, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चेक बाउंस के केस में सबसे पहला तो चेक बाउंस होना चाहिए, ठीक है। जिसने चेक दिया था उसको ड्रॉवर कहा जाता है, वो डिफेंडेंट होगा। जिसके पास चेक आया और चेक बाउंस हो गया वो होता है ड्रॉवी, जिसको प्लेंटिफ कहा जाता है। अब जिसका चेक बाउंस हो गया वो सामने वाले को नोटिस भेजता है अपने वकील के थ्रू कि भाई तुमने ये चेक दिया था और ये बाउंस हो गया, तो प्लीज़ मेरा पैसा वापस दे दो, ठीक है। अगर नोटिस मिलने के विदिन 30 डेज अगर वो कोई रिप्लाई नहीं देता है तो सामने वाला अपना आगे कंप्लेन कोर्ट में फाइल कर सकता है केस, ठीक है। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, सामने वाला जो ड्रॉई था जिसका चेक बाउंस हो गया, जिसके पास से चेक बाउंस हुआ है वो कोर्ट में केस फाइल कर देगा। कोर्ट में केस फाइल करेगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखना पड़ता है। फर्स्ट पेज पे कोर्ट का नाम, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोरीवली, अगर बोरीवली जुरिस्डिक्शन है तो चेक बाउंस का मैटर किस कोर्ट में जाता है, 43 में जाता है, 24 में जाता है, 68 में जाता है, ये आपको पता करना होता है, ठीक है, किस जुरिस्डिक्शन का है। तो चेक बाउंस जिस बैंक में होता है और वो बैंक जहाँ है उस जुरिस्डिक्शन के हिसाब से तय किया जाता है कि ये मैटर कहाँ जाएगा। तो मान के चलते हैं बोरीवली में गया, तो बोरीवली में चेक बाउंस का मैटर 43 कोर्ट नंबर में जाता है, ठीक है। तो 43 का आपने बना लिया, फर्स्ट पेज पे लिखे इन द नेम ऑफ इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोरीवली कोर्ट नंबर 24, ठीक है। अब नीचे आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल में सुजीत कुमार वर्सेज राजू राय,
ठीक है, सुजीत कुमार वर्सेस राजू राय। तो सुजीत कुमार हो गया प्लेंटिफ, राजू राय हो गया डिफेंडेंट। अब नीचे आप इंडेक्स बनाएंगे कि आपके केस में क्या क्या दे रहे हो, ठीक है। तो आपका पहला होगा कंप्लेंट, आपने जो अपनी बात कहानी बतानी है कोर्ट को, उसको बोला जाता है कंप्लेंट। तो आप पहले कंप्लेंट बनाएंगे, इसके बाद कंप्लेंट के साथ आपको वेरिफिकेशन लगाना पड़ता है कि भाई वो सामने वाला बंदा मैं ही हूँ, ठीक है, वेरीफाई करना होता है। इसके बाद आप लगाते हैं एफिडेविट, ठीक है, कंप्लेन को सपोर्ट करने के लिए एफिडेविट लगाते हैं, ठीक है, एफिडेविट फॉर सपोर्ट ऑफ कंप्लेनेंट, ठीक है, कि मैं जो भी कंप्लेन में कहा हूँ वो सब सच है, अगर कहीं गलत होगा तो उसके लिए जिम्मेदार मैं रहूँगा, ऐसा। इसके बाद तीसरे नंबर पे लगाया जाता है वकालतनामा। वकालतनामा पे अक्यूज्ड का साइन होता है कि भाई मैं फला वकील को हायर कर रहा हूँ और उसको मैं सारी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, वो मेरे बदले में पूरा केस डील करेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको एफिडेविट के बाद वकालतनामा के बाद आपको लिस्ट ऑफ विटनेस लगाना पड़ता है, ठीक है, कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हो। तो आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या दे सकते हो, आपके पास क्या क्या होगा। आपके पास पहला होगा कि आपने नोटिस दिया था उसको, उसका कॉपी होगा आपके पास। फिर वो आपने जो कुरियर किया था, कुरियर का पूरा रिपोर्ट होगा, जो भेजा था आपने डे वाइज की, कितने तारीख को उसको मिला, कितने तारीख को उसको नहीं मिला, ऐसा, ठीक है। इसके बाद आपके पास होगा तो वो जो चेक का ट्रांजैक्शन है, आपने कुछ माल भेजा था तो माल का बिल होगा, या आपने किसी भी थ्रू से आपने उनको पैसा दिया था तो वो बिल आपको लगाना पड़ता है। इसके बाद चेक बाउंस हुआ, उसका कॉपी आता है कोर्ट से, ये बैंक से, कि आपका चेक बाउंस हो गया, उसका कॉपी लगाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट में आता है कोर्ट फीस। आपका जितना अमाउंट है ना चेक का, उसका 2% आपको कोर्ट फीस लगाना पड़ता है। कोर्ट फीस के मामले में ये याद रखिएगा, अगर कम का मामला है 25,000, 50,000, 1 लाख, तो आप कोर्ट फीस भर सकते हो, जैसे 5, 10 का, 20 का लगा के, ठीक है। अगर ज़्यादा का अमाउंट है, 5 लाख का है, 2.5 लाख का है, तो उस केस में क्या होता है, आप स्टाम्प दे सकते हो, ठीक है। 2,000 या 3,000 का स्टाम्प लगा दो, बस हो गया। आपको 2% सरकार को भरना है, चाहे आप जैसे भरो, कोर्ट फीस में भरो, स्टाम्प में भरो। अभी तो लोग ज़्यादा अमाउंट का रहता है तो ग्रास पे कर देते हैं। ऑनलाइन जाइए, ग्रास एक पोर्टल है, उस पर आपका जितना 2% बनता है पे करके उसका रिसिप्ट आप लगा दो आपके केस में, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है डॉकेट। डॉकेट आप लोगों को पता होगा, जो भी वकील होते हैं वो पीछे एक समरी बना के डालते हैं, केस कोर्ट का नाम, टाइटल, केस का नाम, आपको किस चीज़ में चाहिए, आप किस सेक्शन में आए हो वो उसके बारे में, ठीक है। तो चेक बाउंस का मैटर सेक्शन 138 और सेक्शन 142 और 143A में आता है, ठीक है। इस तीनों में चेक बाउंस के लिए राहत की बात की गई है, ठीक है। तो आप जो एप्लीकेशन करते हो तो उसमें लिखा जाता है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 143, 142, 143A, ठीक है। इसके मामले में आपको एप्लीकेशन करना रहता है। तो आपका केस तैयार हो गया, केस फाइल, आपने इंडेक्स बना लिया, कोर्ट का नाम ऊपर लिख दिया, टाइटल लिख दिया, इंडेक्स बना लिया। इसके बाद कंप्लेंट उसमें पहले नंबर पे डाला, दूसरे नंबर पे एफिडेविट सपोर्ट में डाला, इसके बाद आपने डाला है वकालतनामा, इसके बाद आपने डाला है लिस्ट ऑफ विटनेस, इसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए, जो भी विटनेस में आपके डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये नोटिस हो गया आपका, चेक रिटर्न मेमो हो गया आपका, इसके बाद आपने जो माल भेजा था उसका बिल हो गया, ये सब, ठीक है। इसके बाद लास्ट में कोर्ट फीस लगाना होता है और इसके बाद डॉकेट, लास्ट वाला पेज को डॉकेट बोला जाता है पीछे के, ठीक है। ये आपका हो गया केस फाइल तैयार। अब इसका ई फाइलिंग किया जाता है। ई फाइलिंग होता है आपका, गूगल पे जाएंगे तो ई फाइलिंग सर्विस एक करके साइट है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालना पड़ता है और फिर उसको ओपन करके कि ये आपका ई फाइलिंग हो जाता है। वहाँ पे आपका जो भी केस फाइल है ना उसके हिसाब से उसमें डेटा भरना रहता है कि भाई प्लेंटिफ का नाम क्या है पूरा भरिए, डिफेंडेंट का नाम क्या है पूरा भरिए, पूरा उसका डिटेल भरिए, इसका डिटेल भरिए, ठीक है, दोनों पार्टी का। इसके बाद कौन से पेज में क्या लगाया है वो पूरा पेज वाइज भरिए उसमें, ठीक है। इसके बाद आपने कोर्ट फीस कितना भरा है उसका जिक्र कीजिए वहाँ पे। इसके बाद ई फाइलिंग करेंगे तो ई फाइलिंग सबमिट हो जाता है। ई फाइलिंग सबमिट होने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलता है कि आपका केस ऑनलाइन आ चुका है, ठीक है। वो रिसिप्ट लगाइए आपके केस में और आप जाइए कोर्ट में, कोर्ट के जेसी के पास, जिस कोर्ट में आपका मैटर जाएगा। तो 43 में मान के चलो आपका मैटर जाएगा तो उनके जेसी के पास जाइए, वहाँ पे वेरिफिकेशन कराइए, वो स्टाम्प करके दे देंगी और वो आपको एक डेट देंगी कि भाई इस तारीख से आपका मामला शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसा होता है कोर्ट का प्रोसीडिंग। कभी कभी क्या होता है, ये बोरीवली का मैंने बताया, आप दूसरे हर कोर्ट का थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, ठीक है। बोरीवली में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं और ये व्हाट्सएप चैट का, या आप मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप कोई भी लगाते हैं विटनेस के तौर पर, तो उसमें नोटरी नहीं कराना होता, ठीक है। अदर कोर्ट में किसी कोर्ट में बोलता है कि उसको नोटरी करा के लाओ, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप चैट में आपने बोला था कि भाई मेरा पैसा दे, और उसने बोला कि हाँ भाई तुम्हारा 10,000 बाकी है, मुझे पता है, मैं दे दूंगा तुमको, तो वो व्हाट्सएप चैट भी आपका एविडेंस हो जाता है कि मैंने उसको दिया था करके, ठीक है। तो उसके लिए आपको 65B का भी एप्लीकेशन लगाना पड़ता है जब आप इस तरीके की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगाते हो, ठीक है। अदर कोर्ट में उसका नोटरी करा के मांगते हैं, बोरीवली में ऐसा कुछ नहीं, बोरीवली में आपको नॉर्मली आप जाके वेरीफाई करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद अंधेरी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बोलेगा सर्वर रूम में जाओ, वहाँ पे कोर्ट रूम आपको अलॉट होगा, फिर वो कोर्ट रूम के हिसाब से आप उस कोर्ट रूम में जाओ, फिर उस कोर्ट रूम में आपका वेरीफाई होगा, फिर कंप्लेनेंट से पूछा जाएगा कि भाई तुम ही हो कंप्लेनेंट, अपना आईडी दिखाओ, ठीक है। ऐसा वेरिफिकेशन कंप्लेनेंट का तो बोरीवली में भी होता है, आपको कंप्लेनेंट को बुलाना पड़ता है कि भाई तुम ही हो ना, तुम्हारा आईडी दिखाओ। ऐसे में कोई भी फर्जी कंप्लेन कर देगा, ठीक है। तो कंप्लेनेंट का वेरिफिकेशन हर कोर्ट में होता है, लेकिन बोरीवली में होता है कि आपको पहले सर्वर रूम में जाके कोर्ट अलॉटमेंट कराना होता है। बोरीवली में ऐसा नहीं, आपको पता है तो सीधा जाओ उस कोर्ट में और उस कोर्ट के जेसी के पास और वेरिफिकेशन करा लो, ठीक है। अब वो जो मैडम है, जेसी मैडम, आपको नेक्स्ट डेट देंगी कि इतने तारीख से आपका मैटर बोर्ड पे आ जाएगा। तो उसी बीच आपको जो है आपको केस का नंबर मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा, सामने वाले को समन करना है तो उसको समन के लिए ऑर्डर मिल जाएगा, फिर आप समन का ऑर्डर कॉपी लो, फिर वो समन का कॉपी जो है सामने वाले को पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। फिर जो है तारीख पे तारीख होती रहेगी। अगर किसी कंप्लेनेंट को तुरंत कोई मतलब मामला आया बोर्ड पे, 28 तारीख को मैटर है, ठीक है, पहला हियरिंग। दूसरे हियरिंग में आप इंटरिम कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर दो 143A में। NI एक्ट का 143A बोलता है कि सामने वाले पार्टी के हिसाब से केस अभी लंबा चलेगा, ठीक है, तो आप इंटरिम कंपनसेशन ले सकते हो कि भाई 20% मुझे तुरंत दिलाया जाए, मुझे काम है, या इंटरिम कंपनसेशन का प्रोविज़न है NI एक्ट में तो वो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो हर एडवोकेट पहला या दूसरा हियरिंग में 143A का नोटिस डाल देता है, एप्लीकेशन लगा देता है कोर्ट में कि मैम मामला तो अभी लंबा चलेगा, फिलहाल इसको 20% जो है हमारे क्लाइंट को दिलाया जाए तुरंत का तुरंत, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो यही होता है NI एक्ट का जो है चेक बाउंस का मैटर, इसी तरीके से कोर्ट में आता है, बोर्ड पर आ जाता है, ठीक है। पहले ई फाइलिंग करो, फिर फिजिकल फाइलिंग जाके कराओ, फिर वेरिफिकेशन कराओ, कंप्लेनेंट का वेरिफिकेशन कराओ, फिर वो नेक्स्ट डेट देंगी, फिर आपका तारीख शुरू हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया हो। मैं अगले दिन जिस दिन मैं फ्री रहूँगा उस दिन मैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग का बताऊँगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तौर पर कि कैसे होता है कोर्ट में। अपार्ट फ्रॉम बेयर एक्ट आपके जो बुक्स हैं उसके अलावा कोर्ट में कैसे होता है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वेशिंग ऑफ FIR। तो इस लेक्चर से हम क्वेशिंग ऑफ FIR को अच्छे से समझते हैं। आइए सुनते हैं। कुछ स्टूडेंट ने कहा था सर कि क्वेशिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए, क्वेशिंग का मतलब होता है निरस्त करना या ख़त्म करना। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है कि किसी भी केस को वो निरस्त कर सकते हैं, क्वैश कर सकते हैं, चाहे वो FIR दर्ज किया गया हो, चाहे चार्जशीट फाइल किया गया हो। हाई कोर्ट किसी भी लेवल पर, किसी भी तरीके से, किसी भी जगह पर वो केस को क्वैश कर सकते हैं। CRPC का सेक्शन 482 में इसके बारे में प्रोविज़न किया गया था, ठीक है। अभी नया BNS आया है तो 482 के जगह पे 528 में BNS में डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसके अंदर कहा गया है कि हाई कोर्ट किसी भी केस को ख़त्म कर सकते हैं, क्वैश कर सकते हैं, अगर उसमें अब्यूज ऑफ लॉ हो या एंड ऑफ जस्टिस के लिए उस केस को ख़त्म करना ज़रूरी हो। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी विटनेस किसी भी केस को क्वैश करने से पहले, किसी भी केस को ख़त्म करने से पहले, अगर हाई कोर्ट के पास कोई मैटर ऐसा आता है जिसमें क्वैश करने की अपील की गई है और उसमें सेटलमेंट का हवाला दिया गया है कि दोनों जो है विक्टिम और अक्यूज दोनों साथ में सेटलमेंट कर लिए हैं, तब जाके क्वैश करना है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे केस में विक्टिम का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज ही सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी सेटलमेंट के आधार पर भी अगर हाई कोर्ट जो है
किसी केस को कैश करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो उसमें विक्टिम का प्रेजेंस होना, उनका दलील, उनकी बात सुनना ये ज़रूरी है। और ये हर हाई कोर्ट के लिए उन्होंने कहा है। किसी के ऊपर भी अगर झूठा एफआईआर हुआ है या किसी भी केस में किसी बंदे के ऊपर पूरा प्रोसीडिंग चला है, वो गलत था, वो नहीं चलना चाहिए था, अभी भी वो केस चल रहा है, तो वो क्वैशिंग का जो है आप एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ लॉ में दे सकते हो। ये क्वैशिंग का मेनली जो है ना अब्यूज़ ऑफ लॉ को और एंड ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखने के लिए बनाया गया था। जैसे मान के चलो मैं एक बंदा हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, अब पुलिस तो मुझे अरेस्ट कर लेगी क्योंकि एफआईआर दर्ज हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोर्ट में ये दलील दे सकता हूँ कि सर ये जो एफआईआर है एकदम झूठा है, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं था, पुलिस ने जानबूझ के एफआईआर दर्ज किया है मेरा नाम खराब करने के लिए, मेरा इज्जत खराब करने के लिए, और जहाँ जब ये अपराध हो रहा था तभी मैं था ही नहीं, पूरा का पूरा झूठा एफआईआर है। तो आप एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, केस को ख़त्म करने के लिए ऑन द स्पॉट आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन करते हो। आपको बता दूं कि क्वैशिंग का पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास है 482 में। इसके बाद आप क्वैशिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट मेनली है, उनके पास पावर है सीआरपीसी के अंदर, ठीक है। और अभी बीएनएस के अंदर 528 में क्वैशिंग के लिए पावर दिया गया है आपको हाई कोर्ट को। तो उम्मीद है क्वेश्चन के बारे में आपको मैं समझा पाया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो कि लास्ट टॉपिक भी है आपका, रिवीजन, रिव्यू, अपील और रेफरेंस, ठीक है। तो आइए समझते हैं ये चारों टॉपिक सिविल और क्रिमिनल में कैसे काम करता है, देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ अपील, रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस के बारे में, ठीक है। ये क्रिमिनल मैटर में भी यूजफुल होते हैं और सिविल मैटर में भी यूजफुल होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपील के बारे में। तो आप लोगों को मैंने बताया था बहुत सारे लेक्चर में कि जब कोई भी कोर्ट डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन लास्ट नहीं होता है, ठीक है, उसके ऊपर आप जा सकते हो। जैसे लोअर कोर्ट ने, मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, तो अगर आप उनके जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उनसे ऊपर के कोर्ट, सेशन कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हो, रिवीजन फाइल कर सकते हो, ठीक है, रिव्यू भी फाइल कर सकते हो उसी कोर्ट में, और रेफरेंस ले सकता है वो कोर्ट ऊपर के कोर्ट से। तो देखिए मैं बारी बारी से बताऊंगा सारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करके आगे बढ़ूंगा ताकि आप लोगों को बारीकी से समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपील का। अपील एक ऐसा प्रोविज़न है लॉ के अंदर जो ये बोलता है कि अगर कोई भी बंदा लोअर कोर्ट के किसी भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन है यहाँ पे कहीं पे एरर है, ठीक है, तो वो उस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है ऊपर के कोर्ट में, जिसे हम अपील कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा सुना दिया कि आपके खिलाफ ये अपराध बनता है, हम आपको 3 साल का सजा सुनाते हैं, ठीक है। या अगर कोई बंदा जिसके जो कोर्ट के द्वारा अक्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये बोल के कि आपके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, तो सामने वाला जो अग्रीव्ड पार्टी था वो भी ऊपर के कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ चैलेंज कर सकता है, अपील कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपील दोनों पार्टी कर सकता है। वो पार्टी जिसके फेवर में फैसला आया है वो भी जा सकता है कोर्ट में, जिसके अगेंस्ट आया है वो भी जा सकता है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि जो पार्टी, जिसको भी लगेगा कि ये जो जजमेंट है वो मेरे फेवर में नहीं आया है, चाहे वो पार्टी एग्रीव्ड हो या वो पार्टी अक्यूज्ड वाले हो, वो अपील में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विचार करना। किसी भी कोर्ट के द्वारा दिए गए कोई ऐसे फैसले हैं जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एरर हुआ है, ठीक है, तो आप उस जजमेंट को उसी कोर्ट में, सेम कोर्ट में ये बोल के जाते हो कि सर आप इस फैसले को एक बार वापस से रिव्यू करें, देखें कहीं पे तो मुझे लग रहा है कि एरर है, ठीक है। तो जब हम उसी फैसले को उसी कोर्ट में वापस से विचार करने के लिए देते हैं तो उसको बोला जाता है रिव्यू करना, ठीक है, रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करना। एग्जाम्पल फॉर, किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया जिसमें कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, ठीक है। उस व्यक्ति को लगता है कि जो जस्टिस हैं, जो जज हैं, कहीं ना कहीं एरर किए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। तो वो क्या करेंगे, वो उसी कोर्ट में, जो बंदा है वो उसी कोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि सर आपने जो ऑर्डर पास किया है आप उस ऑर्डर को वापस से देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं एरर है, ठीक है।
तीसरा है आपका रिवीजन। रिवीजन क्या होता है? रिवीजन होता है ऊपर के कोर्ट में जब कोई लोअर कोर्ट कोई डिसीजन देता है और उस डिसीजन में कहीं एरर होता है, ठीक है। एरर कौन सा? ज्यूरिसडिक्शन वाला एरर, ठीक है, या कोई ऐसा एरर जो ऊपर के कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट को नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे मामले में आप रिवीजन में जा सकते हो उस ऑर्डर के खिलाफ जो लोअर कोर्ट ने दिए हैं। वो ऑर्डर जो लोअर कोर्ट ने दिए हैं उसको चैलेंज आप ऊपर के कोर्ट में करोगे, ठीक है, सिर्फ ज्यूरिसडिक्शनल एरर के लिए, ठीक है। तो उसको हम रिवीजन में जाना बोलते हैं। वो हायर कोर्ट उसको फिर मामले को देखता है, ठीक है। फोर्थ है आपका रेफरेंस। रेफरेंस कोई पार्टी नहीं करता है, रेफरेंस स्वतः कोर्ट करता है। जो लोअर कोर्ट हो उनको अगर किसी जजमेंट देने के टाइम पर, किसी फैसले लेने के टाइम पर, किसी मैटर के अंदर ऐसा लगे कि उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ डाउट है, ठीक है, उनको कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे उनको समझ में नहीं आता, तो वो उस मैटर को ऊपर के कोर्ट में रेफर करते हैं उनका ज्ञान लेने के लिए कि सर मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, थोड़ा आप मुझे यहाँ पे समझाएं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो जब लोअर कोर्ट किसी हायर कोर्ट से कुछ ज्ञान लेता है, मतलब मैटर के संदर्भ में कुछ डाउट क्लियर करने के लिए बोलता है, तो उसको बोला जाता है रेफरेंस लेना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस और अपील में अंतर समझ में आया हो।